करियर चॉइसेस, कुछ भी अगर लाइफ में बनना है तो इट इज बाय चॉइस, वो हमारा चॉइस रहता है, चुनना रहता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, इट इज ऑलवेज बाय चांस। गाइस, डू यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरे साथ सहमत है? जरा अपना थंब दिखाए, ठेंगा दिखाए, ठेंगा ठेंगा। यस, एवरीबॉडी एग्रीज। जरा ऐसा कीजिए, ठेंगा को ऐसा करेंगे तो आपका अटेंशन भी रहेगा। एवरीबॉडी एग्रीज। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का ऐसा एक प्रोफेशन है जो बाय चांस होता है। ओके, इसके लिए कुछ चॉइस नहीं होता है। कभी कोई सोचता नहीं कि मैं 11वीं करूंगा, 12वीं करूंगा, उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करूंगा। ऐसा कोई किसी का चॉइस नहीं होता है, तो इट इज ऑलवेज बाय चांस। और मैं तो कहता हूं कि भगवान की जिसके ऊपर असीम कृपा है वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन हम लोग आने वाले 1 सवा घंटे में ढूंढने की बिल्कुल यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो जो सवा घंटा 1.5 घंटा चलेगा, 2 सवाल हमारे सामने है। जब हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, हम जब नेस्टिज में आते हैं, तो नेस्टिज में आने के बाद देयर आर 2 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई नेस्टिज एंड हाउ नेस्टिज। ये बिजनेस कैसे करना है और क्यों करना है, हाउ कैसे करना है, और व्हाई क्यों करना है। ये 2 क्वेश्चन में से क्या लगता है आपको दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट या हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट? नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते तो अच्छा रहेगा। यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, व्हाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है आपको? आपका ओपिनियन क्या है? जब आप लिखेंगे तो आपका पार्टिसिपेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। तो आई रिकमेंड, प्लीज राइट, प्लीज पार्टिसिपेट। दर्शक मत बनिए, खिलाड़ी बनिए। वी आर नॉट स्पेक्टेटर्स, ओके, वी आर प्लेयर्स। लेट अस प्ले टुडे। आज हम लोग खेलते हैं। ओके, बबीता मैडम कहते हैं कि बोथ आर इंपॉर्टेंट, सत्यजीत सिंह कहते हैं कि व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड हिमांशु साहब कहते हैं कि व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ बबीता मैडम, इंपॉर्टेंट तो दोनों भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस मैं क्यों करूं, क्यों करूं। अगर क्यों करूं अगर आपको क्लियर है, व्हाई क्लियर है, तो कैसे किया जाए, इसको सीखने में हमें हमेशा आसानी हो सकती है। मान के चलते हैं कि एक इंसान है जिसको पता है कि बिजनेस कैसे किया जाए, कैसे प्लान दिया जाए, कैसे लोगों को रिक्रूट किया जाए, कैसे टीम को मोटिवेट किया जाए, ये बिजनेस कैसे किया जाए ये उसको पता है। लेकिन क्यों किया जाए पता ही नहीं है, मैं इसको क्यों करूं पता ही नहीं है, तो क्या वो बंदा ये बिजनेस कर पाएगा? भले बावजूद उसको सब कुछ पता है कैसे करना है, लेकिन क्यों करना ये उसको पता नहीं है। लेकिन एक दूसरा इंसान है जिसको क्यों करना पता है। सिर्फ उसको पता है कि बिजनेस मुझे क्यों करना है, बिकॉज मुझे मेरी परिस्थिति को बदलना है, मुझे कर्जमुक्त जीवन को जीना है, मुझे एक बढ़िया लाइफस्टाइल को जीना है, बच्चों को मुझे अच्छा एजुकेशन देना है, मुझे मेरे जीवन का हर छोटा मोटा सपने को साकार करना है। एक बंदे को पता है कि बिजनेस मुझे क्यों करना है, कैसे करना कुछ पता नहीं, लेकिन क्यों करना पता है, तो कैसे करना वो किधर ना किधर से सीख लेगा। यस, सीनियर को रात को 2 बजे जाके उठा के बोलेगा, तू बता मुझे ये कैसे करना है, बता मुझे एक गैस सेफ का डेमो कैसे देना है, ये जो नारी अमृत है इसके बारे में जाके क्या बात करनी है, ये ब्रेसलेट के बारे में जाके क्या बात करनी है, बता। वो किधर ना किधर से सीखेगा, वो किताबों से सीखेगा, सीनियर से सीखेगा, यूट्यूब के ऊपर जाके सीखेगा, सेमिनार में बैठ के सीखेगा, वेबिनार में बैठ के सीखेगा, बिकॉज उसका व्हाई क्लियर हो गया। तो हमेशा हमें पता होना चाहिए ये बिजनेस मुझे क्यों करना है। तो पहला तो एक सवाल आप खुद को पूछ सकते हैं कि मैं नेस्टीज में क्यों आया हूं, व्हाई आई एम इनटू दिस बिजनेस। क्यों, व्हाई, क्या आपका व्हाई क्लियर है? अगर है तो आगे बात हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की वर्ष किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत है। सिर्फ खुद को पूछिए, व्हाई, मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता हूं। अगर आंसर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो बैठ के आराम से शांति से इस आंसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए इस बिजनेस में कामयाबी पाने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी माय डियर फ्रेंड, देयर आर 4 ways टू बी रिच एंड वेल्दी। अगर हमें जीवन में रिच होना है, अमीर होना है, पैसा कमाना है, हमारा हर सपने को साकार करना है, तो हमारे पास हमेशा 4 रास्ते हैं, 4 पर्याय है, 4 विकल्प है, ऐसा मुझे लगता है। इससे ज्यादा भी हो सकते, लेकिन कम से कम 4 तो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। पहला रास्ता है, पहला ऑप्शन है हमारे पास,
अगर हमें जीवन में अमीर बनना है, पैसा कमाना है, हर जरूरत को और हर सपने को साकार करना है, पहला तो रास्ता यह है टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। हमारा जन्म कोई एक अमीर खानदान में होना चाहिए था। हमारा जन्म अनिल जी अंबानी के परिवार में, अंबानी के घर में होना चाहिए था। उधर भी एक अनिल अंबानी है, लेकिन वो अलग अनिल अंबानी है। राइट। तो अनिल सर, आपका जन्म अंबानी परिवार में। आपका सरनेम क्या है अनिल जी? व्हाट इज योर सरनेम? माइक चालू करके आप बात भी कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अनिल शर्मा। अनिल अनिल शर्मा। शर्मा, शर्मा सर। अनिल शर्मा जी, आपका अगर नाम अनिल अंबानी होता तो बात अलग होती, राइट। लेकिन गलती से हम अंबानी के परिवार में पैदा नहीं हुए, हम शर्मा परिवार में हमारा जन्म हुआ। तो पहला ऑप्शन यह है हमारे पास, सभी लोगों के पास, कि हमारा जन्म किसी अमीर परिवार में हो जाए, टाटा बिरला में हो जाए, तो हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन अभी उसके बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज हमारा जन्म ऑलरेडी हो चुका है। उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते अभी हम लोग, राइट। तो जो हो चुका उसके बारे में छोड़ दो। तो पहला ऑप्शन हमारे हाथ से छूट गया, चला गया, निकल गया। उसके बारे में सोच के भी कुछ फायदा नहीं है, समय बर्बाद करके भी कुछ फायदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते, देखते दूसरा ऑप्शन क्या है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है टू स्टडी अ लॉट एंड गेट हाईली पेड। इतना पढ़ाई कर लो, इतना पढ़ाई कर लो, कि बन जाओ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। तो महीने का 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हो सकता है उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। अगर आप गूगल का सीईओ बनते हैं, सुंदर पिचाई बनते हैं, तो करोड़ ऑफ रुपीज आप दिन का कमा सकते हैं, राइट। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि पढ़ाई करना और एक अच्छे पोजीशन पे हमारा अगर रहेगा तो हमें लैक्स ऑफ रुपीज आ सकता है और हमारा हर सपना हम साकार कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग सोच रहे सावंत सर, उसके बारे में भी अभी बात करके फायदा नहीं है। जब पढ़ाई करना था तो हम लोगों ने नहीं किया। हाँ, अगर वो पढ़ाई किया होता तो कुछ हो सकता था लाइफ में। लेकिन अभी तो मेरा उम्र 30 हो गया, 40 हो गया, 55 हो गया, अभी तो वापस मैं स्कूल में, कॉलेज में जा नहीं सकता हूँ। तो उसको भी छोड़ देते हैं, उसके बारे में बात करके समय को बर्बाद करके कुछ फायदा नहीं है। चलो देखते तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा पर्याय क्या है। तीसरा तीसरा भी है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। और मेरे हिसाब से तीसरा जो ऑप्शन है वो है टू गेट मैरिड टू अ करोड़पति डॉटर। ओके। तो नितेश जी, तीसरा जो ऑप्शन है आपका, शादी कोई करोड़पति के बेटी के साथ अगर हो जाए, अगर आपका शादी नितेश जी अंबानी के बेटी के साथ हो जाए, या बिल गेट्स की अगर बेटी है उसके साथ हो जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप तो ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाएंगे, राइट। लेकिन नितेश जी बोलते सावंत सर अभी उसके बारे में भी बात करके फायदा नहीं है, वो तो कार्यक्रम ऑलरेडी। वो भी गलती हम लोगों ने किया। कौन सा गलती? शादी करने का, राइट। कई सारे लोगों ने, कुछ लोगों का नहीं भी हुआ रहेगा, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ अस वी आर मैरिड, मोस्ट ऑफ अस हमारा शादी हो गया। तो वो तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास अभी नहीं है। चलो उसके बारे में भी हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई इंसान को, कोई एक कॉमन इंसान को, एक साधारण इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके, तो चौथा जो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए, वो अवेलेबल है, उपलब्ध है, और ऑप्शन का नाम है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। ये अभी भी हर कॉमन इंसान के लिए ये ऑप्शन खुला है, अवेलेबल है। तो इसको अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो ऊपर का 3 के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, चौथे को पकड़ लिया तो हम भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब अंबानी बनना छोड़ो, मैंने अंबानी की बात की थी कुछ समय पहले। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम लोगों ने चुना और दिल से इसके ऊपर अगर हम लोगों ने मेहनत किया, तो मैं बात अंबानी की नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अंबानी बने, अनिल जी, अनिल शर्मा जी, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अंबानी बने। हाँ, बनेंगे बनेंगे तो अच्छी बात है, उसके बारे में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी बात है अगर आप अंबानी बनते हैं। लेकिन मैं आपसे ये नहीं चाहता हूं कि आप अंबानी बनो। मैं आपसे चाहता हूं कम से कम, कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी बनो। एम आई राइट इफ आई से लाइक दैट? क्या मैं सही हूं अगर मैं ऐसी बात करूं?
वो तो दुनिया के लिए अंबानी बने, उनको तो मानना पड़ेगा, उनको तो सैल्यूट है, हमारा सैल्यूट है। हम कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी बन सकते हैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग इस ऑप्शन को अगर हम लोग चॉइस करते हैं और समर्पित करते हैं खुद को एक कॉज के लिए। यहाँ पे अगर हमारा करियर बनाने के लिए आते हैं तो दुनिया के लिए अंबानी बनना छोड़ दो, हम खुद के परिवार का भी अगर अंबानी बनते हैं तो हम लोगों ने हमारी छोटी सी जीवन में काफी कुछ अचीव किया, ऐसा मैं समझ के चलता हूं। और जब आपके माइंड में ख्याल आया होगा खुद का परिवार का अंबानी मतलब क्या बोलना है सावंत सर आपको, तो मुझे इतना ही बोलना है आपको कि मान के चलते अगर आपकी बेटी आपके पास आती है और आपको कहती है सावंत, अगर आप सॉरी आपकी बेटी आपको कहती है कि पप्पा मुझे कोई कोर्स करना है और वो कोर्स के लिए मुझे 70,000 रुपया चाहिए, पप्पा मुझे कोर्स करना है, आपकी बेटी आपको आके बोल रही है और मुझे वो कोर्स के लिए 70,000 रुपया चाहिए, तो पप्पा बोलते हैं बेटा ये ले 70,000 रुपया और जाके कोर्स करके आ जा। अगर उसने डिमांड किया तो मैं उसकी डिमांड को फुलफिल कर सकूं, इसको मैं बोलता हूं खुद के परिवार का अंबानी। इसका कुछ बड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है। हमारे लोगों में से कई सारे लोगों की समस्या ये हो सकती है कि अगर हमारी बेटी आके बोले पप्पा मुझे कोर्स के लिए 70,000 रुपया चाहिए, तो पप्पा बोलता है बेटा ये कोर्स अच्छा नहीं है। हेलो पप्पा के डायलॉग को सुनिए, पप्पा डायलॉग क्या हमारे, बेटा ये कोर्स अच्छा नहीं है, बिकॉज शायद पप्पा के जेब में वो कोर्स को देने के लिए पैसा नहीं है। तो बड़ी बात आज हम लोग नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। आने वाला 1 घंटा कम से कम खुद के परिवार का अंबानी भी बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑप्शन हमारे पास है। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैंने बोला जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। और मैं कहता हूं जिसके ऊपर सभी के सभी ग्रह, अगर आप वो एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, खुश है तो आप नेस्टीज में आ सकते हैं। ओके, हमारा कंपनी छोटा है, नया है छोटा है, बट एक कंपनी जल्द ही एक बड़े पैमाने पे आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली जब आगे बढ़ेगा तो हम ही लोग रहेंगे जो मेन पिलर्स करके इस कंपनी को आगे लेके जाएंगे। क्या गाइस एग्री करते हैं, सहमत है? यस। तो चलो आगे, थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके जाऊंगा और मैं आपके साथ बात करूंगा। देयर आर 4 डिफरेंट फेजेस फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है, नेस्टीज एक छोटा सा पौधा है, बड़ा वृक्ष भी बनेगा, हम ही बनाएंगे उसको। आप लोग हैं, शर्मा सर है, मैं हूं आपके साथ जुड़ा हुआ, हम सब लोग मिलकर इसको एक बड़ा वृक्ष, वट वृक्ष बनाएंगे। लेकिन एक बात को, एक स्ट्रैटेजी को आज हम लोग समझते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो होता है, कोई भी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री को 4 अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ता है। कितना? 4। जरा हाथ से दिखाओ, ऐसा कर लो, ऐसा टिक 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 हाथ से दिखाओ। 4 फेजिस से, मुंह से बोलो 4 फेजिस, 4 फेजिस। माइक बंदे फिर भी बोलो, बोलने से आपको याद हो जाएगा। 4 फेजिस से नितेश जी उस इंडस्ट्री को गुजरना पड़ता है। कोई भी इंडस्ट्री रहेगा, कोई भी इंडस्ट्री रहेगा, इंडिया का नहीं दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। पहला जो फेज है वो है नेगेटिव फेज। शुरू में लोग उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव होते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। दूसरा जो फेज है वो स्लोली नेगेटिव से लोग पॉजिटिव की तरफ आते हैं, पॉजिटिव फेज। तीसरा जो है ग्रोथ फेज, वो इंडस्ट्री स्लोली ग्रो होना चालू होता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण फेज है वो एक कॉम्पिटिशन, वहां पे कंपटीशन चालू होता है। लेकिन हर इंडस्ट्री जो कंपटीशन फेज में जाता है या ग्रोथ फेज में जाता है, उसको शुरुआत तो नेगेटिव फेज से ही करनी होती है। तो पहला है नेगेटिव फेज। जब कोई भी नया बिजनेस मॉडल आता है मार्केट में तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, बिकॉज नया है। और लोगों को डायलॉग क्या होता है, डायलॉग पता नहीं, नया है, चलेगा नहीं चलेगा, यही डायलॉग लोग मारते हैं, बिकॉज वो इंडस्ट्री नया है, उसका फ्यूचर हमें क्लियर नहीं है, हमारे माइंड में उसको क्लैरिटी नहीं है कि इंडस्ट्री कहां से कहां जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज से कुछ साल पहले की बात है, जब बैंकिंग सेक्टर आ जाता है। बैंकिंग सेक्टर, पहले हम लोग पैसा बैंक में नहीं रखते थे। पहले पैसा कहां रखते, जब बैंक नहीं हुआ करता था तो हम लोग पैसा कहां पे रखते थे, वेयर वी यूज्ड टू सेव द मनी। हिमांशु जो बोलिए जरा प्लीज, माइक चालू करके बोलेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तिजोरी में सर, तिजोरी में बक्से में भर भर कर रखते तिजोरी में रखते थे। थे। हाँ, कुछ लोग तकिए के नीचे भी जमीन खरीद रखते लेते थे। थे।
रियल जमीन एस्टेट के में नीचे काम भी करते थे सर। रियल एस्टेट रियल में। एस्टेट। तो वो टाइम पे बैंक नाम का कुछ था ही नहीं, बैंक का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन बैंक जैसे आता है, लोगों ने शुरू शुरू में इसके ऊपर विश्वास नहीं रखा, बिकॉज मैं मेरा पैसा किसी और को दे दूं जस्ट बिकॉज वो मुझे 1% 2% इंटरेस्ट दे रहा है, भाग गया तो पैसा लेके, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ करता था, राइट। तो यही एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई भी नया इंडस्ट्री आता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री आ गया, हर इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री कंपटीशन फेज में, ग्रोथ फेज में है, लेकिन जमाने में वो भी नेगेटिव फेज में था कि मैं मेरा जीवन का सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए तो पैसा दे दूं, मैं मरने के बाद अगर मेरा डेथ होता है, एक्सीडेंटल होता है, नेचुरल होता है, तो वो कंपनी मेरे परिवार को पैसा देगी, क्या भरोसा देगी नहीं देगी। तो लोगों का ट्रस्ट नहीं था। और एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री जब नया नया आया, वो भी नेगेटिव फेज में था। आईटी सेक्टर जब नया नया आया, वो भी नेगेटिव फेज में था। और टेलीकॉम इंडस्ट्री जब नया नया आया, तो भी नेगेटिव फेज में था। ओके, वो रिलायंस को मोबाइल फ्री बांटना पड़ा, अलग अलग कारनामे के लोगों ने इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव फेज में लेके जाने के लिए, राइट। एक ऑनलाइन शॉपिंग, आज हम लोग अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कितना मंगाते हैं, लेकिन एक जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर हमारा विश्वास नहीं हुआ करता था कि मैं इधर से पैसा दे दूं और वो प्रोडक्ट भेजे, पता नहीं बक्से में कुछ प्रोडक्ट रहे या ना रहे, डाउट था हमारे माइंड में, बहुत डाउट था। लेकिन आज हम लोग, ये जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के लिए, सवाल का लैपटॉप मैंने ऑनलाइन मंगाया, छोटा सा चीज जो 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, 100 रुपए का चीज से 1 लाख 5 लाख रुपए का चीज भी आज हम लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। यस और यस। लेकिन शुरुआत में ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर हमारा विश्वास नहीं था। मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको। हर इंडस्ट्री जब नया नया आता है तो नेगेटिव फेज में रहता है, लेकिन स्लोली स्लोली लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर डेवलप होता है। अभी ट्रस्ट क्यों डेवलप होता है? बिकॉज उसने रिजल्ट देना चालू किया। वो बैंक ने आपको एक्चुअली इंटरेस्ट देना चालू किया। वो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने देखा कि आपके पड़ोस में किसी का डेथ हो गया और उसके परिवार को 10 लाख 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, रिजल्ट देना चालू किया। वो ऑनलाइन में आपने मंगवाया और वो ऑनलाइन कंपनी ने, अमेजोन ने आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर किया, बाजू वाले के घर में प्रोडक्ट डिलीवर किया। और जब वो रिजल्ट देना चालू हो जाता है, तब स्लोली स्लोली हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है, विश्वास बढ़ता है और इंडस्ट्री आता है पॉजिटिव फेज में, राइट। और उसके बाद उसका ग्रोथ चालू होता है। एक बार लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो गया ना, तो ग्रोथ पकड़ने के लिए समय लगता नहीं है। और ये सभी इंडस्ट्री, ऑनलाइन शॉपिंग रहेगा, बैंकिंग सेक्टर रहेगा, या टेलीकॉम इंडस्ट्री रहेगा, आईटी इंडस्ट्री रहेगा, इंश्योरेंस सेक्टर रहेगा, ये सभी लोगों ने ग्रोथ पकड़ा, ग्रोथ पकड़ा। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, गवर्नमेंट प्लेयर्स भी आ गए, ग्रोथ। और आजकल तो ये सब लोग कंपटीशन फेज में है। एक जमाने में बैंक के ऊपर विश्वास नहीं होता था, तो उसके बाद इधर से अभी एचडीएफसी आ रहा है, आईसीआईसी आ रहा है, ये बैंक आ रहा है, न जाने हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स आर कमिंग, हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स आर कमिंग। इंश्योरेंस में पहले तो एलआईसी था, न जाने आज कितने प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। अभी कंपटीशन फेज में आ गया, हर इंडस्ट्री कंपटीशन फेज में आ गया। लेकिन हर इंडस्ट्री जो कंपटीशन फेज में है, एक जमाने में नेगेटिव फेज में था। एक सवाल मुझे आपको पूछना है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन एनी इंडस्ट्री? अगर 4 फेज है ना, कौन कौन सा 4 जरा वापस बोलिए। पहला नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद ग्रोथ, ग्रोथ, और चौथा कंपटीशन, कंपटीशन। तो क्वेश्चन यह है, व्हाट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन द इंडस्ट्री? ये 4 में से कौन सा सही समय है उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का? एनी आइडिया? लिखिए चैट बॉक्स में, ये हैंड रेज करेंगे तो माइक ऑन करने को भी मौका मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्रजापति जी माइक, सॉरी हैंड, यस यस, प्रजापति सर आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। शिशुपाल सर बोलिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन द इंडस्ट्री? 4 में से कौन सा सही समय है इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का? यही समय सर, कंपटीशन। कंपटीशन जी, कंपटीशन में हम लोग। वेरी गुड। तो देखो अभी इसमें डिबेट हो सकता है, कोई बोलेगा कंपटीशन, कोई बोलेगा ग्रोथ, कोई बोलेगा पॉजिटिव। ओके, कंपटीशन फेज में अगर आपने ज्वाइन किया तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं है।
टेंशन नहीं है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन किया, कंपटीशन में आ गया, अच्छी बात है, टेंशन नहीं, बिकॉज इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड है, अभी बैठ गया है, राइट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन प्रजापति साहब अगर आपने मुझे पूछा, इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, आप भी राइट है, मैं भी राइट हूं, इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, हर इंसान का ओपिनियन अलग अलग रहेगा। लेकिन अगर आपने मुझे पूछा व्हाट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन द इंडस्ट्री, तो मैं आपको बोलूंगा जब कोई भी इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में रहे ना, तो ज्वाइन करने का टेंशन ही नहीं। बिकॉज आपको पता है नेगेटिव फेज में ज्वाइन करेंगे तो कंपटीशन फेज तो आने वाला है। अगर नेगेटिव फेज में ज्वाइन करेंगे तो हम लोग पहले प्लेयर्स रहेंगे, राइट। तो कई बार लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत नेगेटिविटी है, खास करके इंडिया में, बाकी के देशों में उतना नहीं है, खास करके इंडिया में बहुत नेगेटिव मार्केट है, मार्केट में पूरा सर नेगेटिव लोग खचाखच भरा हुआ है। मैं बोलता हूँ नो प्रॉब्लम, यही समय है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके, बिकॉज यही इंडस्ट्री जो अभी नेगेटिव है वो पॉजिटिव में जाएगा, ग्रोथ में जाएगा, कंपटीशन में भी जाएगा। और कैसे जाएगा, और इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है इंडिया में, बाकी के देशों में तो लोग एज अ प्रोफेशन कर रहे, एज अ प्रोफेशन। जैसे हम लोग एज अ प्रोफेशन डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, बाकी के कंट्री में तो नेटवर्कर एक प्रोफेशन है, और नेटवर्कर को क्या रिस्पेक्ट है, क्या सम्मान है, बट इंडिया में भी वो रिस्पेक्ट मिलेगा, राइट। और यहां पे मैं आपके साथ बात करूंगा व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। पहला वो बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं हमारी कंपनी के बारे में, कुछ चंद बातें। हमारा पहला व्हाई क्लियर करेंगे ना तो हमारा कंपनी बूम करेगा। हमारे आगे कई सारे कंपनियां हैं, नो प्रॉब्लम, डरने की जरूरत नहीं है, हम भी उनके टक्कर में एक दिन जाएंगे, उनके टक्कर में खड़े रहेंगे, यस। तो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, ओके। तो पहला तो थोड़ा सा डाइसी था सिचुएशन, थोड़ा सा डाउटफुल था, संदेह था, बट अभी तो मैं बात कर रहा था जितेंद्र सर के साथ, तो उन्होंने काफी कुछ डेटा मेरे साथ भी शेयर किया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स गाइडलाइंस, आप उसका अगर मैं पढ़ने के लिए जाऊँ तो 2 घंटा उसमें जाएगा, उसका एक पीडीएफ है, वो कभी भी अगर आप जाएंगे तो डाउनलोड करके, वो हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए, कि जितना जरूरी किसी काम को करना है उससे भी ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पे करना, एग्री। तो यही सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग को करना, यही सही समय है नेस्टिज को करना। मैंने क्या डायलॉग बोला, वापस बोलता हूं उसको मैं, जितना जरूरी किसी काम को करना है उससे भी ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पे करना। राइट टाइम पे करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, दिस इज द राइट टाइम, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सही समय है, ऐसा मैं समझ के चलता हूं। बिकॉज एक समय था इंडिया में आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बूम था, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट का बूम था, राइट। अभी जो दौर चल रहा है या इससे आगे जो दौर आएगा, वो जो दौर आएगा इंडिया में, वो आएगा नेटवर्क मार्केटिंग का। नाउ इज द राइट टाइम टू गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। एंड इस बात को आपको समझाने के लिए कुछ फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, कुछ नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला वो नंबर्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वो नंबर्स क्या है, ओके। तो क्विकली कर, इसमें ज्यादा समय नहीं गवाएंगे हम लोग, एक 5 मिनट्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। आप में से कई सारे लोगों ने ये भी नाम सुना रहेगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। WFDSA करके एक यूएसए बेस्ड संस्था है, 40 साल से 43 ईयर से ये संस्था यूएसए बेस्ड काम कर रही है। इस संस्था का नाम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग के वेलफेयर के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, इसको स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, इसको एनकरेज करने के लिए ये संस्था लास्ट 43 ईयर्स से काम कर रही है। यूएसए बेस्ड संस्था है, WFDSA करके, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इस संस्था का नाम है, ओके। ये संस्था के वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे, ओके, WFDSA.org करके, तो आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले, कुछ आंकड़े मिलेंगे।
आंकड़े मिलेंगे कितना बिजनेस ग्लोबली पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कर रही है। आंकड़े मिलेंगे पूरी दुनिया में ग्लोबली कितने लोग इस इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर करके चुन रहे हैं। ओके तो पहला तो देखते हैं कि, और 2021 तक का सर्वे है, अभी तो हम लोग 22 में बैठे हैं। डायरेक्ट सेलिंग सेल्स फॉर 2021 इन, ये करोड़ में बता रहा हूं, हमको करोड़ में बता रहा हूं। ओके वियतनाम जैसा छोटा सा देश, ओके तो 23 लाख 23 लाख 50,700 करोड़, 23 लाख करोड़ उसका सेल है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में से। कोरिया को देखेंगे तो 22 लाख करोड़ का है, इंडोनेशिया देखेंगे तो 21 लाख करोड़ का है, और जापान का तो 1,56,000 करोड़ का है। चिले जैसा एक छोटा सा कंट्री है, चिले करके, ओके इंडिया से बहुत छोटा कंट्री है, उसका 67,000 करोड़, 67,000 करोड़ का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। और इंडिया जो दुनिया का सब सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया, ओके उसका 24,000 करोड़ का बिजनेस, 24,000 करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, WFDA से जो यूएसए बेस्ड संस्था है उसके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो कितना स्कोप है दुनिया में, छोटे छोटे देश, हमारे से भी छोटे छोटे देश इस बिजनेस को कितने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, और कितना करोड़ ऑफ रुपीज हर नेटवर्कर कमा रहा है, हर नेटवर्कर कमा रहा है। ओके दूसरा एक फैक्ट्स मेरे सामने आया, वो है कितने लोग कर रहे हैं, वो तो कितना बिजनेस हो गया, कितने लोग कर रहे हैं। इंडोनेशिया में अब जरा कर लो इसको, 1,72 लाख लोग इस बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली जुड़े हुए। इंडिया में 1,12 लाख, इंडिया का आबादी है 130 करोड़ से भी ज्यादा, ओके उसमें से 1,12 लाख लोग और आगे कुछ हजार लोगों है वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। और चिले जो हमसे कई गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, ओके वहां पे सिर्फ 5,70,000 लोग कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि कितना पोटेंशियल इस बिजनेस में है, कितना पोटेंशियल हमारे पास है। इंडिया तो दुनिया का एक लीडिंग इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी है, दुनिया का नजर इंडिया में आके कई सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है। और ऐसे एक देश में हम लोग रहते हैं जहां पे पॉपुलेशन का कुछ कमी नहीं है। तो मुझे इतना ही कहना है आपको दोस्तों कि आप सिर्फ करने के लिए इस बिजनेस को करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर करियर करके, बिकॉज मेरे पास बाकी कुछ अभी ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी मुझे नाम कमाना है, पैसा, इज्जत, शोहरत, सपनों को साकार करना है, बढ़िया लाइफस्टाइल, खुद के परिवार का अंबानी बनना है, तो बहुत पोटेंशियल इस बिजनेस में है। फिक्की का नाम आपने सुना रहेगा, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 से ये संस्था इंडिया में काम कर रही है, जहां पे जब इंडिया को आजादी भी नहीं मिली थी, आजादी तो 47 में इंडिया आजाद हो गया, 27 से ये संस्था इंडियन इंडस्ट्रीज को, इंडिया में इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन करने का काम ये फिक्की का रह चुका है लास्ट कई सारे सालों से। तो फिक्की कहती है, फिक्की का जो रिपोर्ट कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ओके और ये 2017 की बात कर रहा हूं मैं। एज पर फिक्की और दूसरी संस्था KPMG, इनके प्रोजेक्शंस के हिसाब से डायरेक्ट सेल्स इन इंडिया विल रीच 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री बनेगा 2025 तक, 2025 तक। अभी जो 24,000 करोड़ का था वो 64,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनेगा। अभी 64,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनने वाला है, ये फिक्की कह रही है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ये आप खुद को पूछिए। नाउ 1,12,000 लोग काम कर रहे हैं अभी 2025 तक, 1
1,80,00,000 लोग कम से कम इस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इंडिया में करेंगे, ऐसा ये फिक्की का एक सर्वे या उनका एक प्रेडिक्शन रह चुका है। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है, जितनी भी लेडीज महिलाएं आज के वेबिनार में है, उनके लिए एक खुश खबर है कि फिक्की कहता है कि इसमें से 60% अब जो डायरेक्ट सेलर्स रहेंगे, दोज विल बी वुमेन, महिलाएं रहेगी। मतलब 1,80,00,000 में से 1 करोड़ तो महिलाएं रहेगी जो इस बिजनेस को करती रहेगी। 2025 तक का उनका प्रेडिक्शन रह चुका है। मुझे आपको इतना ही कहना है दोस्तों कि फिक्की का और एक रिपोर्ट कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग जिस इंडस्ट्री में हम लोग है, नेटवर्क मार्केटिंग जिस इंडस्ट्री में हम लोग है, इस इंडस्ट्री का ताकत को पहले समझते हैं। ताकत समझ में आने के बाद ही मैं पूरा दिल से इस काम को कर सकता हूं, ऐसा मैं समझ के चलता हूं। ट्रेनिंग इंडस्ट्री का ताकत मुझे पता है, जिस इंडस्ट्री में मुझे पता है इस इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है। अगर मुझे पैसा कमाना है, नाम कमाना है, इज्जत शौहरत सब कुछ कमाना है, तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री मुझे कहां से कहां लेके जा सकता है, इसका ताकत मुझे पता है। अगर ताकत पता चले तो उस इंडस्ट्री में हम लोग पूरा दिल से काम कर पाएंगे। तो मैं आपको एहसास करवा के दे रहा हूं कि अपना इंडस्ट्री का पहले ताकत समझ के ले लो, हम कौन सी इंडस्ट्री में है। तो फिक्की कहता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन बिल्डिंग इंडिया, इंडिया को बिल्ड करने के लिए कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, अलग अलग इंडस्ट्रीज ने कंट्रीब्यूशन किया। टाटा ने किया, बिरला ने किया, रिलायंस ने किया, अलग अलग इंडस्ट्री ने इंडिया को बिल्ड करने के लिए कंट्रीब्यूशन किया, योगदान दिया। बट नेटवर्क मार्केटिंग का भी योगदान है ना, वो कुछ कम नहीं रह चुका है इंडिया को बिल्ड करने के लिए। और फिक्की कहता है ऐसे 5 ब्रांड्स इंडिया में जिसको प्रमोट करने के लिए और उनके सक्सेस के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। उसमें से पहला ब्रांड आपने सुना रहेगा, मेक इन इंडिया को सक्सेस तक लेके जाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का योगदान कंट्रीब्यूशन बढ़िया रह चुका है, पावरफुल रह चुका है। डिजिटल इंडिया को सक्सेस तक लेके जाने के लिए स्किल इंडिया का नाम आपने सुना रहेगा, या स्टार्टअप इंडिया हो सकता है, एम्पावरिंग वुमन हो सकता है। तो और इंडस्ट्री इज वेरी वेरी पावरफुल, पहली बात तो यह है। हाँ, कुछ गलत लोग आ गए हमारी इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ गलत लोग आ गए, उन्होंने इंडस्ट्री का नाम बदनाम किया, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने इंडस्ट्री का नाम रोशन किया। यस, हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे। और इसीलिए देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी खेल कभी गंदा नहीं होता है। ये बात मैंने मेरे हर प्रोग्राम में की है और मैं हर जगह पे रिपीट करता हूं, बिकॉज ये बात इतनी महत्वपूर्ण है। दूसरा कुछ सुनो या ना सुनो, पहले इसको सुनो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस इंडस्ट्री को लेके। कोई भी खेल कभी गंदा नहीं होता है, कोई भी खेल, चाहे कबड्डी, खो खो, कोई भी खेल कभी गंदा नहीं होता है। लेकिन उस खेल में कोई गंदे खिलाड़ी आके खेल का नाम बदनाम करते हैं। हर खेल अच्छा होता है, एग्री? ठेंगा दिखा है अगर आप सहमत है तो। क्या बोला मैंने हिमांशु जी? कोई खेल कभी गंदा नहीं होता है, उसमें गंदे खिलाड़ी आके खेल का नाम बदनाम करते हैं। क्रिकेट का खेल अच्छा है या बुरा? पहला आप बोलो, क्रिकेट का खेल अच्छा है या बुरा? अच्छा है, कम से कम ऐसा मुंडी तो हिलाओ, अच्छा है। लेकिन उधर एक क्रिकेटर आया, उसने मैच फिक्सिंग किया। एक क्रिकेटर ने मैच फिक्सिंग किया बोल के क्रिकेट का खेल गंदा है क्या? नहीं, गंदा कौन है? वो खिलाड़ी गंदा है। अगर आपको बोलना है ना नितेश जी, अगर आपको बोलना है ना, वो खिलाड़ी का नाम लेके बोलो, पूरा क्रिकेट का खेल के बारे में मत बोलो। मुझे बहुत गुस्सा आता है। खेल अच्छा है, वो खिलाड़ी गंदा था जिसने खेल का नाम बदनाम करने की कोशिश की। ओके, पॉलिटिक्स, राजनीति, ये खेल अच्छा है या बुरा? सोच में पड़ गए कुछ लोग। गुप्ता जी आप बताएंगे, राम दुलारे गुप्ता सर, आप माइक ऑन करके बताओ, आपके नॉलेज के हिसाब से पॉलिटिक्स का खेल अच्छा है या बुरा? सर खेल तो अच्छा है, लेकिन खेलने वाले सही होना चाहिए सर। हाँ, खेल अच्छा है, ये बात आपने सही बोला गुप्ता साहब, बहुत सही बोला गुप्ता साहब। राजनीति का खेल अच्छा है, इतना अच्छा खेल है कि अगर गुप्ता जी आप इस खेल में उतरते हैं राजनीति में, तो आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। अगर कहां पे कुछ सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुविधाएं लाने का मौका मिलेगा। खेल अच्छा है, लेकिन जैसे आपने बोला गुप्ता साहब,
कुछ कुछ गंदे खिलाड़ी आ गए या आते हैं या आएंगे, जिन्होंने घोटाला किया, देश को लूटा, अरबों खरबों में लूटा। लेकिन अच्छे खिलाड़ी भी है, राजनीति में अच्छे खिलाड़ी भी है। तो अगर आपको बोलना है तो खिलाड़ी का नाम लेके बोलना, पूरा राजनीति का खेल के बारे में मत बोलना। और ये हर जगह पे लागू होता है। ओके गुप्ता साहब, टीचिंग का जो प्रोफेशन है, टीचिंग बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, ये जो खेल है टीचिंग का खेल, अच्छा है या बुरा? गुप्ता साहब जी सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है सर। हाँ, टीचिंग का जो खेल है, बच्चों को जो सिखाए जाते हैं स्कूल में टीचर्स लोग, ये खेल अच्छा है जी या जी बुरा? जी अच्छा है सर। अच्छा है, सबसे बढ़िया है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, जहाँ पे रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन बात ये हुई गुप्ता साहब, बात ये हो गई, मैं पेपर पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, एक गांव में, और मैं रियलिटी बोल रहा हूं आपके सामने, टीचिंग का खेल अच्छा है, लेकिन बात ऐसी हुई गुप्ता साहब, एक गांव में एक टीचर ने एक स्टूडेंट के ऊपर रेप किया। एक गांव में घटना घटी, आपने भी सुनी रहेगी, देखी रहेगी, पढ़ी रहेगी पेपर में, टीवी के ऊपर देखा रहेगा न्यूज। एक गांव में एक टीचर ने एक स्टूडेंट के ऊपर रेप किया बोल के टीचिंग का खेल गंदा है क्या? नहीं, गंदा कौन है? वो टीचर को पकड़ के, टीचर गंदा है, वो टीचर को पकड़ के गोली मारना चाहिए जिसने समाज के अंदर एक गंदा काम किया। जी, और उसको गोली मार देना चाहिए सर उसी टाइम। यस, अगर आपको बोलना ही है वो टीचर का नाम लेके बोलो, टीचिंग का खेल के बारे में मत बोलो। बिकॉज मैं वापस बोलता हूँ, कोई खेल गंदा नहीं होता है, खिलाड़ी गंदे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का खेल अच्छा है या बुरा? नेटवर्क मार्केटिंग का खेल अच्छा है या बुरा? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल है, सर। जहां पर एक साधारण इंसान को असाधारण इंसान बनने का मौका मिलता है, राइट? जहां पे कुछ भी इन्वेस्ट ना किए बगैर या एजुकेशन ना हुए बगैर भी मैं खुद का एक करियर बना सकता हूँ, मंथ का लैक्स ऑफ रुपीज कमा सकता हूँ, एक खुद का बिजनेस में डेवलप कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। लेकिन कुछ कुछ गंदे खिलाड़ी आ गए हमारे खेल में, जिन्होंने खतरनाक स्कीम निकाला। इससे बढ़िया तो कोई जो नेटवर्क मार्केटिंग सा कोई खेल ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ गंदे खिलाड़ी भी आ गए, कोई खेल ही नहीं है। लेकिन गुप्ता साहब, कुछ कुछ गंदे खिलाड़ी आए, उन्होंने अलग अलग स्कीम लाया और खेल का नाम बंदा किया। ऐसा स्कीम लाया कि आज 1 लाख रुपए दे दो और कल 2 लाख लेके जाओ, इसके बाप ने दिया है। ये गंदा खिलाड़ी था, इसने नेटवर्क मार्केटिंग का गैर फायदा उठा के, गैर कानूनी काम करके इंडस्ट्री का नाम बदनाम करने की कोशिश की। वो खिलाड़ी गंदा था, इंडस्ट्री अच्छा है, वो खिलाड़ी गंदा था। अच्छे खिलाड़ी भी है, अच्छे टीचर्स भी है, अभी एक टीचर ने गंदा काम किया बोल के अच्छे टीचर्स अच्छा काम करना बंद करेंगे क्या? गुप्ता साहब, एक टीचर ने गंदा काम किया, अच्छे टीचर्स भी है ना, तो अच्छे टीचर्स अच्छा काम करते रहेंगे। तो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी है, और अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नेस्टिस जैसी अच्छा काम करते रहेगी। तो वी आर बेस्ट प्लेयर्स, वी आर बेस्ट टीचर्स, वी आर बेस्ट पॉलिटिशियंस। हम लीगल है, अच्छा काम कर रहे, तो करते रहेंगे। ये पहला दिमाग में क्लियर कर लो इस बात को कि वी आर गुड टीचर्स, हम लोग अच्छे शिक्षक हैं, हम बच्चों को सिखाते रहेंगे, चाहे गंदा कुछ भी करे, हम अच्छे को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया में कई सारी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, राइट? हम भी उसमें से एक है, और हम भी अच्छा काम करते रहेंगे। इस मैसेज को मुझे आपको देना है। और दूसरा, इस इंडस्ट्री का ताकत भी है। इस इंडस्ट्री की और एक खास बात मुझे अच्छी लगती है, एक बहुत ही जैसे कि नोटबंदी हुआ था कुछ साल पहले की बात है, अभी वो अच्छा हुआ बुरा हुआ उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ओके? लेकिन हुआ था, नोटबंदी हुआ था। इस नोटबंदी के पीछे का कारण क्या था? कारण तो यही था, इंडिया में ब्लैक मनी व्हाइट मनी चलता रहता था। तो कारण यही था कि जितना भी
इलीगल मनी है, ब्लैक मनी है, वो सिस्टम से बाहर हो जाए, राइट। और साफ सुथरा बिजनेस करे लोग साफ सुथरा बिजनेस करे, ये उसके पीछे का एक रीजन था, एक कारण था, राइट। और दूसरा, इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता नहीं कितना साफ सुथरा बिजनेस होता है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, नेस्टिज के बारे में मुझे एक बात पता है कि यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो साफ सुथरा होता है। 50 रुपए का एक साबुन भी अगर हम लोग खरीदते हैं, या वो तुलसी ड्रॉप भी हम लोग खरीदते हैं, या वो नारी अमृत भी हम लोग खरीदते हैं, पंच तुलसी भी अगर हम लोग खरीदते हैं, चाहे 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, 450 रुपए का भी है, तो उसके ऊपर 18% जितना भी परसेंट है, हर छोटे मोटे प्रोडक्ट के ऊपर हम गवर्नमेंट को 18% या जितना भी परसेंटेज जीएसटी देते हैं। यस और यस, बाकी का इंडस्ट्री में पता नहीं है, लोग झोलझाल करते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में झोलझाल तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूं, अच्छी कंपनी की। हर छोटा मोटा 50 रुपए का भी कुछ अगर हम लोगों ने लिया, हम गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं। 1 रुपए का भी अगर हमें वाउचर आता है, 1 रुपए का वाउचर कंपनी अगर हमें देती है, तो गवर्नमेंट का टीडीएस कट करके हमें देती है। और ऐसे साफ सुथरे इंडस्ट्री में है, और साफ सुथरे कंपनी में, नेस्टीज में हम लोग है। कुछ रिपोर्ट्स जितेंद्र सर ने मेरे साथ शेयर किए, और मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था। कुछ पीडीएफ उन्होंने भेजे, उसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इतना डिटेल में किसी इंसान को कभी काम करते हुए मेरे पूरे करियर में, लास्ट 15 सालों में मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है। मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी काम किया है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी काम किया है। लास्ट 15 सालों में मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, टीचर्स को किया है, पेरेंट्स को किया है, कॉर्पोरेट कंपनी में जाके लोगों को मैंने ट्रेन किया है, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने लोगों को ट्रेन किया है, बेचना कैसे है, सेलिंग स्किल्स के ऊपर ट्रेन किया है, लीडरशिप स्किल्स को लेके पावरफुल लीडर कैसे बनना है, आपके अंदर का नेतृत्व गुण को डेवलप करने के लिए मैंने लोगों को ट्रेन किया है, एक पावरफुल कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, नेतृत्व एंड वक्तृत्व, नेतृत्व एंड वक्तृत्व, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो वक्तृत्व कला को डेवलप करने के लिए मैंने लोगों को ट्रेन किया है, और मैंने न जाने कितनों को ट्रेन किया, लेकिन इतना बारीक, सूक्ष्म और डिटेल बात जो मैंने पहली बार देखी, वो मैंने नेस्टिज में देखी। और मैंने देखा कि 40 पैसा टीडीएस, अगर कोई कंपनी 40 पैसा टीडीएस अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट को देती है, तो आज के तारीख में मेरे सामने इंडिया में एक ही नाम है, नेस्टिज। 40 पैसा का टीडीएस नहीं, 40 पैसा का टीडीएस दिया, ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन ये बात के पीछे, पर्दे के पीछे, अगर आपने बोलते ना बिटवीन द सेंटेंस, ये दो सेंटेंस के बीच का जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश कर लो। और जब मुझे लगता है कि कोई कंपनी 40 पैसे का भी टीडीएस देवे, तो इससे एक बात साबित होती है, वो कंपनी चलाने वाले जो लोग हैं, कंपनी के एमडी साहब हो सकते, सीईओ साहब हो सकते, मैनेजमेंट हो सकता है, उनका विजन कितना क्लियर है। मैं बात विजन की कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मैं जो बिजनेस करूंगा साफ सुथरा करूंगा, और मैं, मेरे जो टीम के लोग हैं, उन लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट कैसा मिले, मैं बात हमेशा उसके करूंगा। तो विजन, और आने वाले कुछ समय में मैं आपके साथ विजन को लेके भी कुछ बात करूंगा कि कंपनी का विजन कितना क्लियर है, ये बात हमें कितने, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बात करूंगा आपके साथ। और इसीलिए मैंने बोला नेस्टिज चाहे छोटा पौधा है, बट हम सब लोग मिलके इसको एक बड़ा पौधा बना सकते हैं, बिकॉज हमारी जो मैनेजमेंट है, उनकी नीयत, देने की नीयत जो है, उसको मैं सुनील सावंत सैल्यूट करता हूं। और जिसके पहले मैं आगे बढ़ूं, उस सर्टिफिकेट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको दिख रहा है तो ये टीडीएस सर्टिफिकेट है, ये कोई नाम है पता नहीं मुझे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जहाँ पे मेरा लैपटॉप का माउस घूमते हुए आपको दिखाई देगा, यहाँ पे 40 पैसे का टीडीएस भी अगर मैं गवर्नमेंट को देता हूं, तो दैट मीन्स 1 रुपए का टीडीएस भी मैं गवर्नमेंट को देता हूं।
इस बात से ये साबित होता है कि मैं एक अच्छी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपको, चाहे हमारी संस्था छोटी है, नो प्रॉब्लम, हर बड़ी संस्था छोटे पैमाने पे चालू होती है। हर इंडिया का बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमारे जैसा ही एक दिन हमसे भी छोटा था। तो हम भी जितने भी बड़ी कंपनियां हैं उनके टक्कर में आएंगे, इसमें कुछ डाउट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लो, जरा खुद को, अपना राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे रखो, राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे रखो। अभी इसमें भी कुछ कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं सिंह साहब, राइट कौन सा और लेफ्ट कौन सा। तो क्लैरिटी के लिए मैं आपको बोलता हूं, राइट मतलब जो हाथ से हम लोग खाना खाते हैं। अभी ये मत पूछो लेफ्ट से क्या करते हो, आपको पता है। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये काम कर लो, राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे रखो और 3 बार खुद को बोलो शाबाश शाबाश शाबाश। बिकॉज वी आर इन गुड हैंड्स, हम लोग एक अच्छी संस्था के साथ काम कर रहे हैं। ओके, इसलिए मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं। यही मुझे आपको कहना था। थोड़ा मैं आपको आगे लेके जाता हूं दोस्तों। मैं फिक्की की बात कर रहा था। एक मिनट, मेरा प्रेजेंटेशन किधर गया? हाँ, जस्ट मोमेंट। तो वर्ल्ड फेडरेशन के भी हम लोगों ने बात किया, इंडियन फेडरेशन जो है फिक्की का भी हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने बात किया कि कोई खेल गंदा नहीं होता है, खिलाड़ी गंदे होते हैं। हम अच्छे खिलाड़ी, हम अच्छा खेल दिखाएंगे, हम अच्छे टीचर्स हैं, हम अच्छा काम करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर नॉट अ सिंगल रुपी इज अनअकाउंटेड। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक इंडस्ट्री है जहां पे 1 रुपया भी अनअकाउंटेड नहीं है, इलीगल नहीं है। जो भी हम लोग परचेस करते हैं गवर्नमेंट को जीएसटी देके ही परचेस करते हैं। जो भी हमें इनकम आती है गवर्नमेंट का टीडीएस कट करके ही हमें इनकम आती है। ओके, एक जमाने में हिमांशु जी कहा जाता था जॉब सिक्योरिटी। जॉब, अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरा जॉब में सिक्योरिटी है, ऐसा कहा जाता था। आज नहीं है। एक जमाने में अगर मैं कोई कंपनी में जॉब ज्वाइन करता हूं 25 की उम्र में, तो 50-55 की उम्र में मैं रिटायर होके ही वो कंपनी से बाहर निकलता था। मतलब 25 साल 30 साल टेंशन नहीं, एक सिक्योरिटी थी। लेकिन आजकल जॉब में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या आप एग्री करते हैं? और लॉकडाउन जैसे परिस्थिति में तो न जाने कितने लोग जॉबलेस हो गए, बेरोजगार हो गए। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। ये भूतकाल की बात है, ये पास्ट की बात है कि जॉब में सिक्योरिटी हुआ करती थी। स्मॉल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड्स आर आल्सो फेसिंग थ्रेट्स। जॉब करने वाले भी सुरक्षित नहीं है, लोगों को रातों रात कंपनियों से निकाला जा रहा है। वो तो जॉब वालों का भी हालत है। एंड नॉट ओनली प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनियों में यही हालत है। गवर्नमेंट कंपनी में भी लोगों कोई सिक्योरिटी नहीं है। और छोटे मोटे जो बिजनेस पर्सन है, कोई छोटा मोटा दुकान चला रहा है, वो भी आज के डेट में सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। एक जमाने में क्या था, अगर मैंने दुकान चालू किया तो मैं दुकान चलाऊंगा, उसके बाद मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो ऐसा वो छोटा दुकान भी रहेगा, तो दर पीढ़ी आगे का पीढ़ी उसको लेके जाएगा। लेकिन आजकल उसमें भी छोटे छोटे बिजनेस सिक्योरिटी नहीं है। बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी छोटे मोटे बिजनेस बंद हो गए। जब कोई बड़ा प्लेयर आता है मार्केट में तो छोटे मोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं। मैं टैक्सी चला रहा था और मैं सिक्योर था कि ये मेरा प्रोफेशन है करके टैक्सी चलाने का। लेकिन जब कोई ओला उबर टेक्नोलॉजी के साथ उतरता है तो शायद टैक्सी चलाने वाले का जो इनकम था दिन का, वो ठप करके 50% पे आता है। 1000 रुपए कमा रहा तो 500 पे आ गया, 1000 कमा रहा तो 200 पे आ गया। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस बिग प्लेयर्स। मैं कोई छोटी दुकान चला रहा था किराना की, बाजू में डीमार्ट वाला आ गया, और जो मैं सिक्योरिटी में था और जो मेरा पूरा दिन का जो बिजनेस हुआ करता था 2000-3000 रुपया,
वो फटाक से 500-400 पे आ गया। मैं मेडिकल की दुकान खोल के बैठा था, 20-25 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था, दुकान खोला था, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी आके ऑनलाइन जब दे रही है दवाइयां, दवाई जैसी चीज भी ऑनलाइन डिलीवर हो रही है, मेरा बिजनेस अभी मैं बंद करने की सोच रहा हूं। बिकॉज परवड़ता नहीं है, भाड़ा है, दुकान का भाड़ा है, अगर 1-2 लोग रखे हैं उनका पगार है, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का बिल है, पता है धंधे में कितना मगजमारी रहता है। एक जमाने में लोग कहते थे कि आज से कुछ साल पहले जब मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया था, मैंने कुछ साल वहां पे बहुत बढ़िया काम किया, तो वो ज्वाइन करने वाले ने मुझे बोला था, मेरे सीनियर ने मुझे बोला था, मुझे वो टाइम पे, सुनील अगर तू जॉब करेगा तो तेरी जरूरतें पूरी होगी, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो तेरे सपने पूरे होंगे। जॉब से सिर्फ तेरा जरूरत पूरा होगा, अगर इस इंडस्ट्री में आएगा तेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन आजकल जॉब करने से जरूरत भी पूरी होगी कि नहीं, ये भी डाउटफुल है, बिकॉज जॉब में, छोटे मोटे बिजनेस में आजकल कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में एवरीवन इज नाउ अंडर प्रेशर टू क्रिएट अ सेकेंड इनकम सोर्स। हर बंदा सेकेंड इनकम के बारे में सोच रहा है, जॉब करने वाला भी सोच रहा है, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला भी सोच रहा है। हर इंसान, हर इंसान, वो कोई बार्बर है, वो भी दूसरा दूसरा कुछ इनकम, बाल काटते काटते दूसरा कुछ इनकम मैं खड़ा करूं, इसके बारे में सोच रहा है। वो कोई शू पॉलिश करने वाला है, शू पॉलिश करते करते दूसरा कुछ इनकम मैं सेट करूं, उसके बारे में सोच रहा है। वो ऑटो चलाने वाला है, ऑटो चलाते चलाते मैं दूसरा कोई इनकम, सेकेंड इनकम का सोच रहा है, सेकेंड इनकम का। हर कोई सेकेंड इनकम का सोच रहा है, और एक प्रेशर है हर इंसान के ऊपर, मैं सेकेंड इनकम का क्या करूं। और ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रूवन, टाइम टेस्टेड, doable, one of the easiest way for any person to set up a second income source. ऐसी परिस्थिति में डायरेक्ट सेलिंग सबसे आसान तरीका है। ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हुआ है तो अच्छी बात है, अभी MBA करके लोग बेरोजगार है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं। ना कुछ मगजमारी का, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब आराम से, मेहनत, मेहनत तो हर जगह पे करना है, मेहनत तो हर जगह पे करना है। ऐसा कोई है जो बिना मेहनत, क्या CA बनना, हिमांशु जी, अगर किसी बच्चे को CA बोलना है, क्या कम मेहनत करनी पड़ती है? 17-17, 18-18, 20-20 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है? मेहनत तो हर जगह पे है। मेहनत करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे, मैं मेहनत के साथ ईमानदारी को जोड़ रहा हूं, किसी को फंसाने का नहीं। किसी इंसान के घर में जाएंगे, उसके पास गैस है तो उसको गैस सेफ्टी का और चाहिए, उसको जाके बोलना है कि मैं ऐसा ऐसा एक प्रोडक्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिससे आपका परिवार का सेफ्टी बनेगा, गैस को लगाएंगे तो बस। किसी परिवार में जाएंगे तो पंच तुलसी के बारे में बोलना है, नारी अमृत के बारे में बोलना है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बोलना है। तो जब हर इंसान सेकेंड इनकम के बारे में आजकल सोच रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान है हम सभी लोगों के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वयं रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार। बेरोजगार का अगर कुछ सॉल्यूशन है तो है स्वयं रोजगार। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, थोड़ा सा बात, आज का टॉपिक मोटिवेशनल नहीं है। अगर आपने मुझे मोटिवेशनल बोलने के बोला तो मैं फाड़ दूंगा आपको, उसमें तो बाप हूं मैं, आपके पूछ को आग लगाने में तो मेरा PhD है। आज मैं थोड़ा सा नॉर्मल बात कर रहा हूं, बिकॉज थोड़ा पहला इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। स्वयं रोजगार बेरोजगारी का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। तो अगर हमें बेरोजगारी को हटाना है तो स्वयं रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज एन इजीएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वयं रोजगार का अगर कोई आसान तरीका है तो नेटवर्क मार्केटिंग। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के हम अच्छे प्लेयर्स हैं, हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, हम अच्छे क्रिकेटर से अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, हम अच्छे टीचर्स हैं, हम अच्छा टीचिंग करेंगे, हम अच्छे नेटवर्कर से हम अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। चाहे कोई गलत करे, मुझे पड़ी नहीं है।
तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री का ताकत, और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इंडस्ट्री तो बड़ा है और बड़ा होने वाला है, चाहे नेगेटिव फेज में है, लेकिन पॉजिटिव फेज आएगा, ग्रोथ फेज आएगा, कंपटीशन फेज आएगा, हर प्रकार का फेज आएगा। जैसे आजकल देखो, एक जमाने में इंश्योरेंस नेगेटिव में था, आजकल पॉजिटिव में है। आजकल हम खुद जाके बोल रहे कि मेरे को इंश्योरेंस लेना है करके। एक जमाने में इंश्योरेंस का एजेंट, एलआईसी का एजेंट या कोई प्राइवेट कंपनी का एजेंट आके हमें समझाता था, सत्यजीत सर। लेकिन सत्यजीत सर, आज हम खुद अवेयर हो गए कि हम खुद जाके बोल रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए करके। यस और यस, एग्री। एक जमाने में बैंक हमें समझा रही थी कि बैंक में पैसा रखो करके, आज हम खुद जाके बैंकों में पैसा रख रहे हैं, खुद सामने से जा रहे, खुद सामने से जा रहे। एक जमाने में अमेज़न को बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा था, ऑनलाइन ले लो करके। आज हम लोग खुद अमेज़न के एप्लीकेशन, हर मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करके बैठे, ऐप को डाउनलोड करके हम खुद जाके ले रहे हैं। एक समय है हमें लोगों को समझाना पड़ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लो करके। एक समय है लोग सामने से आपके पास चल के आएंगे, सत्यजीत सर, कि मैं एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के खोज में था और मुझे लग रहा है कि नेस्टिज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, गवर्नमेंट का हर रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छे है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूं। लोग सामने से आएंगे, वो भी समय आएगा, लोग सामने से आएंगे, वो भी समय आएगा। टिके रहना इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये तो हम लोगों ने देखा इस इंडस्ट्री का ताकत क्या है। उसी के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। राइट, सही कंपनी के साथ अगर हम लोग काम करें, इंडस्ट्री बढ़िया है, तो हम लोग यहाँ पे करियर बना सकते हैं। अभी सवाल ये आता है कि पता कैसे करें कोई कंपनी अच्छी है, कोई कंपनी अच्छी नहीं है। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स है, इसके लिए कुछ मैं कैसे चेक करूं सर कि दिस कंपनी इज गुड, दिस कंपनी इज नॉट गुड। इसके लिए पैरामीटर्स है। दो तीन बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना दिमाग में उतर जाएगा तो अच्छी है। चाहे मैं कहां पे गलत भी हो सकता हूं, तो उसको इग्नोर करके जो अच्छा है उसको लेने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं, कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी कंपनी को चेक करना है तो कैसे चेक किया जाए। तीन चीजों को लेके आप चेक कर सकते मेरे हिसाब से। पहला है हाउ टू अंडरस्टैंड द कंपनी। पहला वो कंपनी का जो लोग है और लोगों की जो फिलॉसफी है उसको चेक कर लो। पहला जाके ये मत चेक कर लो इधर इधर मैं जाऊंगा तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। लोगों का प्रॉब्लम क्या हिमांशु जी, लोग जब कोई कंपनी में उतरते हैं ना, पहला दिमाग में आता है कितना पैसा कमाऊंगा इधर से। लोग सिर्फ प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, पैसा 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 पैसा, जाके पैसे की बात करते हैं। अगर कोई कंपनी में सिर्फ और सिर्फ, नहीं पैसे की बात होनी चाहिए, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजरों में वो नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 2 नंबर 3 हो सकता है। जब मैं जितेंद्र शर्मा सर को फोन करता हूं या सत्यजीत सर को फोन करता हूं, तिवारी सर को फोन करता हूं, तो उनके मुंह से जो पहली बात आती है कि मेरे कंपनी के लोग कैसे ग्रो होवे, बात लोगों की पहली आती है। उनके मुंह से बात आती है कि मेरे कंपनी में और कैसे बढ़िया प्रोडक्ट्स में लेके आऊं। तो हमारी कंपनी, जब मैं बात करूं, जब आप बात करें, तो पहला उनके मुंह से क्या निकलता है, तो कंपनी के लोग कैसे हैं, क्या कंपनी में बाइंडिंग फोर्स है। लोग एक रीजन के लिए जुड़े हुए हैं। जैसे देश को आजाद करना था तो महात्मा गांधी जी के साथ कई सारे लोग जुड़े हुए थे, और एक रीजन को लेके कि देश को आजाद करना है। एक बाइंडिंग फोर्स था, एक यूनिटी थी, एकता थी। तो क्या हमारे कंपनी में बाइंडिंग फोर्स है? यहां पे लोगों का केयर किया जा रहा है, लोगों के बारे में सोचा जा रहा है? अगर सोचा जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो कंपनी आपको ज्वाइन करना चाहिए।
और जहां तक मैंने चेक किया है, बिकॉज मैं भी ऐसा उठ के कोई भी कंपनी का ट्रेनिंग नहीं करता हूं। अभी मैंने लगभग 3 हफ्ता में आराम किया, मतलब मैंने लिखने का काम किया, अलग अलग छोटा मोटा काम मैं चेक कर रहा था। मैंने बोलने का काम नहीं किया, बिकॉज डॉक्टर ने बोला था कि आपको कंपलसरी आराम करना है। सुनिए, बहुत पूरा अंदर इन्फेक्शन हो गया था। मैंने कई सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, और मैं उठ के कोई भी कंपनी का ट्रेनिंग नहीं करता हूं, चाहे वो मेरे 2 घंटा बोलने का 1 लाख भी देने के लिए तैयार होवे। नहीं नहीं, जिसके पहले कंपनी मेरे को चुने एज अ ट्रेनर, मुझे चुनना पड़ता है कि मुझे वो कंपनी का ट्रेनिंग करना है कि नहीं करना है। तो जब मैं भी करता हूं, मेरे भी कुछ नॉर्म्स है, मेरे भी कुछ इथिक्स है, मैं पहले चेक तो करूंगा ये कंपनी का ट्रेनिंग करना है कि नहीं करना है। कई सारी बड़ी कंपनियों को भी मैं कर रहा हूं, नेस्टेज जैसे एक छोटी सी कंपनी का, एक नया कंपनी का भी मैं करता, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनका विजन कितना क्लियर है। यहाँ पे एक बाइंडिंग फोर्स है, लोगों के बारे में लगातार सोचा जा रहा है। जब जब मैंने शर्मा सर को फोन किया, जितेंद्र सर को फोन किया, कि सर ने एक बोला कि सर मैं कितना कमाता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, हर इंसान जितना भी कमाएगा रख के जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा, चाहे मैं चाहे आप। लेकिन मेरे कंपनी का हर सदस्य को उसके घर में, उसके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए सर। यहाँ पे हर इंसान ग्रो करना चाहिए। एज ए एमडी मैं ग्रो करूं, ये कोई बड़ी बात नहीं, वो हर एमडी सोचता है। बट मेरे साथ मेरे कंपनी का हर छोटा मोटा जो नेटवर्कर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ग्रो करे। तो नेस्टीज में मुझे दिखाई दिया कि लोग अच्छे हैं, बाइंडिंग फोर्स के साथ काम कर रहे, पीपल कल्चर है, लीडरशिप अच्छी है। आई नो जितेंद्र सर और कई सारे टॉप के जो लीडर्स है उनके पास, क्योंकि लीडरशिप, मैंने क्या बोला कुछ समय पहले, एक अच्छे नेटवर्कर के पास 2 क्वालिटी होना चाहिए, एक अच्छा नेतृत्व, दूसरा अच्छा वक्तृत्व। नेतृत्व क्यों? बिकॉज मेरे को अकेले को काम नहीं करना है, मेरे को टीम से काम करवा के लेना है। मेरे को 10 लोगों को, 100 लोगों को, 3000 लोगों को लीड करना है। तो अच्छा नेतृत्व। और वक्तृत्व क्यों? मेरा काम सिर्फ बोलने का ही है, कस्टमर को जाके मुझे बोलना है, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, टीम को मुझे मोटिवेट करना है। तो 2 क्वालिटी को हम डेवलप करेंगे, हम सीखेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिटीज नहीं है तो डरिए मत, हर इंसान इसको डेवलप कर सकता है, हम उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स करेंगे। अभी शर्मा सर ने मुझे फोन किया था, लगभग 8 बजे की बात है, उन्होंने बोला सावंत सर दिल्ली में आपको आना पड़ेगा, एक फिजिकल मीटिंग करना है अपने को। मैंने बोला नो प्रॉब्लम सर। तो वहां पे आके क्या करना है वो करेंगे, जितना हो सके उतना सीखेंगे। लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, ग्रोइंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर, इसके बारे में तो बात किया। तो पहला तो पीपल एंड फिलोसॉफी। दूसरा हम लोग चेक करेंगे उस कंपनी में प्रोडक्ट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट्स जब आता है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट भी मायने रखता है आपको कामयाब बनाने के लिए और कंपनी को टॉप में लेके जाने के लिए। हाउ शुड बी, तो कैसे होना चाहिए प्रोडक्ट? और जब आप मुझे पूछेंगे तो मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलूंगा, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। और अच्छा मतलब कैसा? अच्छा मतलब कैसा? तो मैं आपको 4-5 अलग अलग उसके अंदर बताता हूं बातें। एक तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वन शुड एंजॉय, आप उसको एंजॉय करें। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, गैस सेफ्टी को लेके, या अपना नारी अमृत रहेगा, या पंच तुलसी रहेगा, या जो भी है, दीज आर एंजॉयबल प्रोडक्ट, और इसकी नीड है, ऐसे प्रोडक्ट जिसकी नीड है। एक जमाने में कंपनी आया था, नाम नहीं लेंगे, ऐसा खतरनाक प्रोडक्ट लेके आया था, उसका कॉस्ट था 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, उसके ऊपर सोने का। उसका नीड नहीं था, हर कॉमन इंसान का नीड नहीं था, और लोगों ने कर्जा लिया बैंकों से और वो प्रोडक्ट लिया। क्या जितेंद्र सर मैं बात सही कर रहा हूं? 1.5-2 लाख का वो सोने का गदा लेके उसके ऊपर सोए, घर बेच के वो प्रोडक्ट लिया। अभी घर ही नहीं तो सोएगा किधर? तो क्या प्रोडक्ट हर इंसान की जरूरत है? तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे पास कई सारे वेल बींग्स, हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, और हेल्थ का प्रोडक्ट का तो सबसे ज्यादा जरूरत है। और कोरोना ने दिखा दिया, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है।
यस, पब्लिक फेवरेटिज्म में आता है प्रोडक्ट, तो अपने सभी प्रोडक्ट्स को चेक कर लो। हर घर में लोग गैस यूज करते हैं, एलपीजी गैस यूज करते हैं, तो हर इंसान को प्रोडक्ट चाहिए। इकोनॉमिकल है, परवडेबल है, परवडेबल, या हर इंसान वो नारी अमृत, वो पंच तुलसी या गैस का जो सेफ्टी का है अपना गैस सेव करके, यस इकोनॉमिकल है, परवडेबल है, कुछ लाखों रुपया तो नहीं अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट। क्या उसमें मार्केट में वैल्यू है? यस, मार्केट में जरूरत है। रेकरिंग यूसेज है, रेकरिंग मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लिया तो खत्म। हाँ, गैस सेफ एक बार लिया तो कुछ साल नहीं लेंगे हम लोग, बट बाकी के जो प्रोडक्ट, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट खत्म हो गया तो हर 15 दिन में, हर महीने में लाना है। या जो अपना दूसरा प्रोडक्ट है वो रेकरिंग, बार बार लगने वाला प्रोडक्ट है। ट्रस्ट है कि हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है। तो जितेंद्र सर ने मुझे बोला सर कई सारे जगह पे लोगों को बढ़िया रिजल्ट दे रहा है हमारा प्रोडक्ट्स। बाइंग बिहेवियर है, अगर रिजल्ट देंगे तो लोग उसको सामने से कॉल करके खरीदेंगे। यस, अडॉप्टेशन है कि आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत और बढ़ने वाली है। और सभी 8 चीजों के ऊपर हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स खरे उतरते हैं। तो पहला तो पीपल कैसे है, लोग कैसे है, दूसरा प्रोडक्ट कैसा है। तो इसमें चाहे हमारी कंपनी छोटी है लेकिन हमारी कंपनी 100% सही है, राइट है, राइट। और तीसरा हमें चेक करना है, पहला तो पीपल फिलॉसफी, दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा प्लान एंड प्रॉफिट। प्लान कैसा है कंपनी का, प्रॉफिट कहां से मिलेगा। मैं तो बोलता हूं अगर पहला दो सही है, पहला दो सही है, तीसरे का ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीप्लिकेशन काम करता है। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करेंगे, उतना समय नहीं है। आज जो एजेंडा उसके ऊपर बात करेंगे। बिकॉज हिमांशु जो अगर आप अकेला आदमी काम करे तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 10 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा। लेकिन अगर आपने 1000 का टीम बनाया, स्लोली स्लोली 1000 लोगों ने 1 घंटा भी काम किया, आपका एक दिन का 1000 घंटे का काम हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, समय का मल्टीप्लिकेशन होता है, मनी का, पैसे का मल्टीप्लिकेशन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीप्लिकेशन काम करता है। तो प्लान और प्रॉफिट की मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। पहला दो सही है, पैसा आएगा। मेहनत करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, पैसा आएगा। और आपका कंपनी का प्लान आपको पता है, प्रॉफिट एंड ऑल, उसके बारे में बात करने का आज समय नहीं। आने वाला 15-20 मिनट, भूख तो नहीं लगी ना आपको? एवरीथिंग इज, खाना खा के बैठे कि ऐसे बैठे तुम लोग? नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, तो इसके बाद खाना खाएंगे, ऐसा मेरा तो है। आपका पता नहीं खाना हुआ कि नहीं हुआ। पाटील सर, कृष्णा पाटील सर, जेवण झालं की नाही? चालू करा माईक. जेवण झालं. हाँ, मजा है तुमची, जेवण पण करून बसलाय, वेरी गुड. चलो, कुछ लोग खाना भी ना खा के आराम से बैठे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने अगर खाना नहीं भी खाया है तो थोड़ा आज एडजस्ट कर लो, ओके। बिकॉज मैं जो आज आपके दिमाग को खाना दे रहा हूँ, इसके लिए तो काफी खाना खाया है पेट के लिए, थोड़ा दिमाग को खाना खिलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों। और एक 15-20 मिनट हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने बात क्या की, अभी तक क्या बात किया? पाटील सर जरा माइक चालू करून बोला, आतापर्यंत आपण काय काय बोललो, क्या क्या बात किया अभी तक हम लोगों ने? नेस्टिजच्या विषयी बात केली. हाँ, हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा सबको समझ में आएगा। नेस्टिक के बारे में पहला हम लोगों ने बात किया कि 4 ऑप्शंस है अमीर बनने के लिए, लेकिन पहला 3 खत्म हो गया। आप थे ना वो टाइम पे? हाँ, अभी एक है नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। दूसरा बात किया इस इंडस्ट्री का ताकत क्या है, बराबर. वर्ल्ड फेडरेशन का रिपोर्ट देखा, पूरा आंकड़ा देखा हम लोगों ने, कितने लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, कितना करोड़ों का बात हो रहा है, और 2025 तक इंडिया में कितने पैमाने में ये कंपनी बड़ा, नेटवर्क इंडस्ट्री बड़ा होगा। फिक्की का बात किया, फिक्की का बात किया, यस। जॉब सिक्योरिटी पहले था, आजकल नहीं है। हर इंसान को सेकंड इनकम चाहिए, और आज के तारीख में सेकंड इनकम के लिए एक ही ऑप्शन है, नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोगों ने पाटिल साहब बात किया, कोई खेल गंदा नहीं होता है, खिलाड़ी गंदे होते हैं। और हम अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे टीचर्स हैं, हम अच्छा काम करते रहेंगे, चाहे बाकी के खिलाड़ियों ने कितना भी हमारे स्टिक को खराब किया है। हम अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते रहेंगे, इंडस्ट्री अच्छा है, खेल अच्छा है, और हम अच्छे खिलाड़ी खेलते रहेंगे, ये भी बात किया।
और क्या बात किया पाटिल साहब? कुठून बोलता है अपन? सूरत। सूरत वरून बोलता है, क्या बात है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, और आगे जो हम लोग बात करेंगे 15-20 मिनट के लिए, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मोटिवेशनल भी बात करते हैं 15 मिनट्स के लिए, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। रिच पीपल बिकमिंग रिचर, आई थिंक इसके बारे में मैंने लास्ट मीटिंग में बात किया था, नहीं किया था मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ नए लोग भी हो सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, और पुराने लोगों के लिए थोड़ा सा रिपीटेशन रहेगा तो भी अच्छा है, माइंड में और फिट हो जाएगा बात। अमीर लोग जो है वो डे बाय डे और अमीर बन रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं डे बाय डे और गरीब होते जा रहे हैं। एग्री? क्या आप सहमत है? रिच पीपल बिकमिंग रिचर डे बाय डे एंड पुअर पीपल बिकमिंग पुअर डे बाय डे। अमीर और अमीर बन रहे, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। एग्री? थैंक यू वेरी मच। नो आगे देखो क्या बात है। आज से कुछ साल पहले कई सारे दुनिया के जो बड़े बड़े अर्थ ज्ञानी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थतज्ञ हैं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थ तज्ञ इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक सर्वे किया था, नितेश सर, और उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था, इफ वी collect the money from all people of the world and distribute them equally among them, then poor people will be benefited a lot from it. इसका हिंदी अनुवाद करता हूं मैं। दुनिया में जितना भी पैसा है पाटिल साहब, उस पैसे को, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, उस पैसे को अगर एक जगह पे लाया जाए, सूरत में लाया जाए, दुनिया का सब पैसा अगर सूरत में लाया जाए, और दुनिया में जितने भी लोग हैं 750 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, उसमें से 150 करोड़ तो इंडिया में ही है राइट? तो दुनिया में जितने लोग हैं उन लोगों में वो पैसा अगर इक्वली बांटा जाए, बात समझ में आ रही है? दुनिया का सब पैसा एक जगह पे लाएंगे और दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों में पैसा इक्वली सेम बांटा जाए, तो फायदा किसको होगा, अमीर को या गरीब को? पटेल साहब, फायदा किसको होगा? अमीर को होगा या गरीब को होगा? गरीब को होगा, गरीब को होगा, राइट? गरीब को होगा। पाटिल साहब, अंबानी का सब पैसा आपके पास आएगा, खुश है? फायदा गरीब को होगा, पुअर विल बी बेनिफिटेड। और दुनिया में ना पाटिल साहब, अमीर गरीब ये भेदभाव खत्म हो जाएगा, सब लोग एक जगह पे आएंगे, हम भी वो लेवल पे, अंबानी भी वो लेवल पे, टाटा भी वो लेवल पे, बिल गेट्स भी वो लेवल पे, वो फेसबुक का मालिक जुकरबर्ग, वो सब लोग एक लेवल पे आ जाएंगे। अमीर और गरीब भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे सुनो, ये दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते हैं, दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर ऐसा किया जाए, कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में वो पैसा जो जेब से आया था वो जेब में वापस चला जाएगा। कुछ ही दिन रुकना पड़ेगा पाटिल साहब, कुछ ही दिनों में अंबानी वापस अंबानी बनेगा, और जो करोड़पति था वापस बनेगा करोड़पति, और जो रोडपति था वापस बनेगा रोडपति, अमीर वापस अमीर बनेगा, गरीब वापस गरीब बनेगा। कुछ ही दिनों में मामला वही हो जाएगा। क्या बात हो गई यार? और ये कोई साधारण लोग नहीं कर रहे, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वापस कुछ ही दिनों में अमीर अमीर बनेगा, गरीब वापस गरीब ही मरेगा, गरीब हो जाएगा वापस। पाटिल साहब, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीजन तो आप ही दे सकते हो। हाँ बोलो बोलो। आप ही बता सकते हो इसके पीछे का रीजन। थैंक यू वेरी मच। और कोई बताने की कोशिश करेगा तो अच्छा है। सत्यजीत सर, सिंह साहब, चालू कर लो माइक आपका। जी सर, गरीब को पैसे संभालने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मौका तो मिला था उसको, मौका हर एक के लिए था। हाँ, वो संभाल नहीं पाएगा ना। क्यों नहीं संभाल पाएगा? क्योंकि उसका यूज करना नहीं जानता है। हाँ, उसको पता नहीं है उसको यूज कैसे करना, उसको पता नहीं कि उसको
मल्टीप्लाई कैसे करना। और कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया है, उसमें से हमारे खुशवा साहब भी है, लक्ष्मी खुशवा साहब है कि नहीं मैडम, आई थिंक यस। आप माइक को चालू कीजिए, खुशवा फैमिली। हेलो सर। यस मैडम। यस सर, ये बोल रहे थे ना, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गरीब लोग होते हैं, इन लोगों को पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है ये नहीं पता होता है। इन लोगों को Yes. क्या है, पैसे जैसे आएंगे, गरीब लोगों के पास क्या होता है, हमें अपनी बेटी की शादी करना है या फिर मतलब कुछ ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। उनको ये नहीं सोचना है कि अगर मेरे पास 5 रुपए है तो हम क्या करें कि ये कल 10 रुपए हो जाए। क्या बात है। इसमें से एक मीनिंग में एक बार मैडम के लिए तो ताली तो होनी चाहिए यार, एवरीबॉडी प्लीज क्लैप फॉर खुशवा मैडम। इतने लोगों में अपने मैडम बोलने की हिम्मत की, और ऐसी हिम्मत करते रहने का, वेरी गुड। इससे ही आपका अंदर का एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगा। आई रियली अप्रिशिएट दैट मैडम, वेरी गुड, वेरी पावरफुल। तो मैडम ने बोला कि गरीब को उस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना ये शायद पता नहीं है, या उसको सीखने की भूख नहीं है। वो सीख नहीं रहा है कि मैं अगर मेरे पास 5 रुपए है तो 50 कैसे करूं, 500 कैसे करूं। एक तो पता नहीं है कैसे करना, या सीखने की उसके अंदर भूख नहीं है। उसका जो माइंडसेट देखो खुशबा मैडम, अंबानी के पास भी 2 आंखें हैं, हमारे पास भी 2 आंखें हैं। अंबानी के पास भी 2 कान है, हमारे पास भी 2 कान है। उसके पास भी 2 हाथ है, हमारे पास भी 2 हाथ है। उसके पास भी 2 किडनी है, हमारे पास भी 2 किडनी है। उसके पास भी 2 टांगे, हमारे पास भी 2 टांगे हैं। लेकिन मतलब अमीर है ना, अमीर का जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर और हमारा जो हार्डवेयर है वो सेम है। फर्क किधर है, अमीर का जो सॉफ्टवेयर है ना वो हमारे सॉफ्टवेयर से थोड़ा डेवलप्ड है। बाकी हार्डवेयर सेम है पाटिल साहब, लेकिन उसके अमीर की जो सोच है और हमारी जो सोच है, गरीब की जो सोच है, फर्क हमारे सोच में है और किधर फर्क नहीं है। तो अगर हमें भी अमीर बनना है, हमें भी अंबानी बनना है, हमें अगर खुद के परिवार का अंबानी बनना है तो हमें अमीर के सोच को पैदा करना पड़ेगा। पहले अमीर जैसा सोचना तो पड़ेगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आज भी उसको मैं दोहराना चाहूंगा। अगर मैंने आपको दोस्तों 2 ऑप्शन दे दिया हिमांशु साहब, पहला ऑप्शन है 200 करोड़ रुपए कमाना है, टू अर्न 200 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर 1 200 करोड़ कमाना। ऑप्शन नंबर 2 4 जोड़ी कपड़ा धोना है। पहला क्या है, हेलो हेलो हाय हेलो, पहला ऑप्शन है 200 करोड़ कमाना। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 जोड़ी कपड़ा धोना है। क्या लगता है आपको? और ईमानदारी से बोलना, हाँ और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, ईमानदारी से बोलना, ये दोनों में से आपको आसान कौन सा लग रहा है? 200 करोड़ कमाना कि 4 जोड़ी कपड़ा धोना? 4 जोड़ी। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ये आसान लग रहा है 4 जोड़ी कपड़ा धोना। अभी हिमांशु जी, ये सेम ऑप्शन अंबानी को दिया जाए तो अंबानी कौन सा ऑप्शन चुनेगा? वो चुनेगा, वो बोलेगा सावंत साहब वो कपड़ा धोने का बात मत करना, मेरे से कभी नहीं होगा, वो मेरी बस की बात नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। 200 करोड़ कमाना है क्या? वो तो मेरे कौन से हाथ का खेल है? वो बोलेगा वो तो मेरे बाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ के एक उंगली का नहीं। अंबानी बोलेगा बाएं हाथ के एक उंगली के एक एक नाखून का खेल है, वो तो मैं कर लूंगा सर। वो कपड़ा धोने की बात मत करना मेरे से, मेरे बस की बात नहीं सर। बस यही फर्क है अमीर और गरीब में, हमारी सोच। उसके सोच ने उसको शायद अंबानी बनाया, हमारे सोच ने शायद आपको हमें अंबानी नहीं बनाया, बस यही है। तो आने वाले समय में इसीलिए हर मीटिंग में आओ, हर ऑनलाइन मीटिंग में आओ, हर ऑफलाइन मीटिंग में आओ, जहां पे हम कोशिश करेंगे आपके सोच को डेवलप करने की, आपके अंदर एक अमीर का सोच लाने की हम कोशिश करेंगे। किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें हैं, यूट्यूब के ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, हमारे नेस्टिज के ट्रेनिंग में आओ। तो यहाँ पे हम पहला अमीर का एक सोच को पैदा करेंगे और वो सोच ही हमें अमीर तक लेके जाएगी। बड़ा सपना देखो, मैं हमेशा बोलता हूं उसमें कंजूसगिरी मत कर लो,
एक बड़े सपने को, बिकॉज इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो एक हायर टेस्ट को पैदा कर सकता है। और एक ख्याल के साथ मैं आज यहाँ पे रुकना चाहूंगा, इस ख्याल को मिस मत करना, इस ख्याल को मिस मत करना। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो एक बड़ा सोच को पैदा कर सकता है। हम चाहे छोटे हैं, लेकिन हम भी बड़ा सपना देख सकते हैं कि मुझे मेरे परिवार का अंबानी बनना है। हमारे पास चाहे अभी कोई चीजें नहीं है, चाहे मेरे पास एक बाइक है, लेकिन हम बड़ा सोच को पैदा कर सकते हैं कि एक दिन मैं भी खुद के कार में घूम सकता हूं। हम शायद अभी ज्यादा किधर गया नहीं है, बड़े बड़ा सपना देख सकते हैं कि मैं भी वर्ल्ड टूर पे जा सकता हूं, मेरे परिवार को अच्छी अच्छी जगह पे लेके जा सकता हूं। हर बड़ा सपना, गाड़ी को लेके, घर को लेके, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, हायर एजुकेशन देने को लेके, हर बड़ा सपना मैं साकार कर सकता हूं। ये सोच को पहले हम क्रिएट करना पड़ेगा। वो सोच हमें वो सपने को साकार करने के लिए मदद करेगी। आज से कुछ साल पहले की बात है नितेश जी, मैं महाराष्ट्र में नासिक करके एक जिला है, आपने नाम तो सुना रहेगा, नासिक महाराष्ट्र में, मुंबई से लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म करके मुंबई वापस आ रहा था और मेरी कार चला रहा था। जो मेरा ड्राइवर, उसका नाम है अमित करके। कार चलाते चलाते अमित ने, मैं बाजू में बैठा था, अमित ने मुझे एक सवाल पूछा। सवाल इंपॉर्टेंट था। अमित ने मुझे पूछा, सावंत साहब, मैं सुबह घर पे छोटा मोटा काम कर रहा था और मेरा एक उंगली है ना हल्का सा कट गया है, हल्का सा उंगली कट गया है। और बोलता है कि मैं जब गाड़ी चला रहा हूं मेरा पूरा ध्यान किधर जा रहा है, कटी हुई उंगली पे। कोई बड़ा चोट नहीं आया है, हल्का सा चोट आया है, लेकिन हल्का सा चोट भी तकलीफ देता है। अमित ने बोला, सावंत साहब मैं गाड़ी तो चला रहा हूं, लेकिन बार बार मेरा ध्यान जा रहा है कटी हुई उंगली पे। उसने मुझे पूछा, सावंत सर आपके पास क्या कोई टेक्निक है कि मैं मेरा ध्यान कटी हुई उंगली से हट जाए, कोई टेक्निक है? तो मैंने बोला है करके, ऐसे मैंने हाय बोला, बंदा खुश हो गया। उसने पूछा क्या टेक्निक है सर? तो मैंने बोला, अमित एक काम कर ले बेटा, अगर तुझे तेरा ध्यान एक कटी हुई उंगली से हटाना है तो एक काम कर ले, एक 100 किलो का पत्थर उठा ले, एक 100 किलो का पत्थर उठा ले और मार ले अपने खुद के पैर के ऊपर, तेरा ध्यान कटी हुई उंगली से हट जाएगा। नहीं, आप हंस रहे हैं हिमांशु, लेकिन उधर अमित की फट गई। अमित ने, हिमांशु पहला काम क्या किया पता है? गाड़ी को बाजू में लिया और मेरे को कोपचे में लिया, मेरे ऊपर भड़क गया। क्या बात कर रहे सावंत साहब, गरीब का मजा ले रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कटी हुई उंगली से ध्यान कैसे हटाना, आप बोल रहे 100 किलो का पत्थर उठा के पैर के ऊपर मारना। क्या ऐसी कोई सलाह किसको कोई किसको देता है? क्या बात कर, मेरे ऊपर भड़क गया। मैंने बोला, अमित बेटा माफ करना, लेकिन जो बात मैंने आज की है, इस बात में गहरी सच्चाई है। इसमें क्या सच्चाई है सावंत साहब? मैंने बोला बताता हूं, रुक। मैंने बोला, अमित सुन, ये जो कटी हुई उंगली है ना, ये हमारे जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हैं। ये कटी हुई उंगली हमारे जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हैं, और हमारा ध्यान हमेशा घूम फिर के वो कटी हुई उंगली पे इसीलिए जाता है, छोटी मोटी समस्याओं पे इसीलिए जाता है। हमारा ध्यान बार बार हमारे जीवन की छोटी मोटी समस्याओं पे इसीलिए जाता है बिकॉज तूने शायद लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, ऐसा एक बड़ा टारगेट को सेट नहीं किया है। ये 100 किलो का जो पत्थर है ना, एक जीवन का बड़ा टारगेट है। पहला जीवन का बड़ा टारगेट को तो डिसाइड कर, एक बड़ा टारगेट को तो, एक बड़ा सपने को तो देख। बड़ा टारगेट को देखना पड़ेगा, बड़े सपने को तेरे को देखना पड़ेगा। अगर तूने एक बड़ा सपना देखा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, एक बड़ा सपना अगर तूने देखा, तो यहां से छोटे मोटे प्रॉब्लम से ध्यान हट जाएगा। 100 किलो का पत्थर अगर तूने पैर के ऊपर मारा तो पूरा ध्यान पैर के ऊपर जाएगा, बिकॉज वो जो चोट है ना, ये चोट से गहरी है। तो 100 किलो का पत्थर मतलब एक बड़ा टारगेट को देखना, एक बड़ा सपना।
मैंने भी हिमांशु जी आज से कुछ साल पहले जब मैं ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में आया, 100 किलो का पत्थर मेरे पैर के ऊपर मार के लिया है। एक बड़ा टारगेट मैंने देखा है आंखों के सामने ट्रेनिंग को लेके कि, और मैं हर मीटिंग में बात करता हूं कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में जब जब ट्रेनर्स का नाम लिया जाएगा, पूरी दुनिया में सुनील सावंत का नाम पहले 10 में आना चाहिए। एक बड़ा टारगेट को देखा है। आ ही गए ना इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री का बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा टारगेट, एक 100 किलो का पत्थर मैंने पैर के ऊपर मारा है 15 साल पहले। 15 साल से ध्यान पैरों पे है, पैरों पे है और टारगेट पे है कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्पीकर में से एक स्पीकर बनना है, दुनिया का महान स्पीकर बनना है। 100 साल से ध्यान वो पैर के ऊपर है, वो टारगेट के ऊपर है। लेकिन इससे फायदा क्या हो गया? फायदा क्या हो गया? कटी हुई उंगली से ध्यान ही हट गया, छोटी मोटी समस्याओं से ध्यान ही हट गया, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स मेरे को दिखते ही नहीं है, दिखता है बड़ा टारगेट। 100 किलो का पत्थर की तरफ ध्यान है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, सावंत साहब आप ऐसा 10 घंटा 12 घंटा यही जोश के साथ, यही ऊर्जा के साथ बात करते हैं, थकते नहीं? थकना, अरे थकना मेरे लिए कटी हुई उंगली है, ध्यान किसका है उसके तरफ? थकने की तरफ ध्यान ही नहीं अपना। अपना ध्यान किधर है? जो 100 किलो का पत्थर मारा है ना पैर के ऊपर, वो चोट गहरी है, दुनिया का महान स्पीकर बनना है। अरविंद सिंह साहब, हम लोग रात भर ट्रैवल करते, दिन भर ट्रेनिंग करते, रात भर ट्रैवल करते, दिन भर ट्रेनिंग करते, थकते नहीं? थकना, अरे थकना कटी हुई उंगली, मैंने बोला ना आपको यार, ध्यान ही नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या किया मैंने 100 किलो का पत्थर मारने का गलती किया। वो मारेंगे तो ध्यान इधर से हट जाएगा। तो नेस्टिज में हम जब आते हैं तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हमें इसीलिए दिखते हैं बिकॉज शायद मैंने एक बड़ा पत्थर पैर के ऊपर नहीं मारा है। कि मुझे नेस्टिज में खुद बड़ा होना है, कंपनी को बड़े पैमाने पे लेके जाना है, छोटे पौधे को बड़ा वटवृक्ष बनाना है और खुद के जीवन का हर सपने को साकार करना है और हजारों लोगों को उनके सपने तक पहुंचने के लिए मदद करनी है। एक बड़ा पत्थर मार लो पैर के ऊपर, कुछ बनो या ना बनो, कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी बनना है। एक बड़ा पत्थर मार लो पैर के ऊपर, ध्यान उधर जाएगा कि खुद के परिवार का अंबानी बनना है। कोई बड़ा सपना देखो, उससे फायदा क्या होगा? कटी हुई उंगली से ध्यान चला जाएगा, हट जाएगा, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे। आज सोने से पहले पाटिल साहब, खुद के जीवन का एक 5 सपना लिख लो। 5 सपना, चाहे घर का होवे, गाड़ी का होवे, बच्चों का अच्छा एजुकेशन का होवे, कर्जमुक्त जीवन जीने का होवे, फॉरेन टूर का, कुछ भी होवे, मुझे पता नहीं आपके लाइफ के बारे में। एक 5 सपना लिखो, थोड़ा बड़ा सपना देखो, कंजूसगिरी मत कर लो। पत्थर मारना है ना पाटिल साहब, 100 किलो का मारो। कुछ लोग गलती क्या करते पाटिल साहब, पाव किलो का मारते, पाव किलो का मारेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा हिमांशु? ध्यान उधर भी रहेगा और ध्यान इधर भी रहेगा। 100 किलो का मारेंगे तो पूरा ध्यान उधर जाएगा, इधर तो ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। सपना देखना है ना तो 100 किलो का बड़ा देखो। आज सोने से पहले 5 खुद के जीवन का टारगेट को लिखो, जो नेस्टिज के थ्रू आपको अचीव करना है। नेस्टिज के थ्रू आप जो काम कर रहे हैं वो करते करते नेस्टिज में एक बढ़िया टीम बना के मुझे अचीव करना है। ऐसा कम से कम 5 सपना आप लिखेंगे, ऐसा मैं समझ के चलता हूं। रुकने से पहले मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इंसान एक ऐसा जानवर है जो एक बड़ा टेस्ट को क्रिएट कर सकता है, एक बड़ा विजन को देख सकता है, दुनिया का कोई भी जानवर ये नहीं कर सकता है। ये जो पीक दिख रहा है आपको, ये जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पीक को डुक्कर बोलते हैं हम लोग मराठी में। ये किधर रहता है? ये गंदगी में रहता है। सुअर, हाँ, गंदगी में रहता है, गट्टर में रहता है, कचरे में रहता है। इसको मैंने कितना भी जाके मोटिवेट किया, बेटा गंदगी में नहीं रहने का, तू भी बड़ा घर में रह सकता
सकता है, आलीशान घर में रह सकता है, शानदार जीवन को जी सकता है, तू भी 2 BHK ले सकता है, तू भी भी मोटिवेट किया नहीं है। ये वही करेगा जिसको करना है। ये खाता क्या है? वही कचरा खाएगा, गंदगी खाएगा। इसको मैंने कितना भी मोटिवेट किया, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं ना पाटिल साहब, मैंने इसको कितना भी मोटिवेट किया कि बेटा कल से कचरा नहीं खाने का, तू गुलाब जामुन खा ले, बहुत अच्छा रहता है गुलाब जामुन। ये बोलेगा सावंत साहब गुलाब जामुन मुझे नहीं चाहिए, मैं वही खाऊंगा। दुनिया का कोई भी जानवर जिस सिचुएशन में पैदा होता है, जिस हालात में पैदा होता है, वही हालात में मरता है। वो यहां से यहां जाने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। वो यहां पे पैदा होगा, यहां पे ही मरेगा, हर जानवर। लेकिन इंसान ही दुनिया का एकमात्र जानवर है जो ये लेवल से ए लेवल जा सकता है। तो इंसान होने के नाते अगर हम लोग ए लेवल से ए लेवल नहीं गए तो हम और बाकी के जानवरों में कुछ फर्क नहीं है। बात कड़वी है, माफ करना, लेकिन बात सच भी है। तो इंसान होने के नाते हम कोशिश जरूर करेंगे एक लेवल से नेक्स्ट लेवल जाने की। बस थैंक यू वेरी मच। मुझे आपको इतना ही बोलना है दोस्तों, आज सोने से पहले आईने के सामने खड़े होके 3 सवाल खुद को पूछो। आस्क 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। कौन से 3 सवाल? पहला सवाल पूछो कि एक काम बुरा है तो अच्छा कौन सा है? बस मैं 2 मिनट्स में खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट्स में 3 सवाल पूछो। आज इस मीटिंग के बाद आईने के सामने खड़े होके पूछो कि अगर एक काम बुरा है तो अच्छा कौन सा है? बोलो कौन सा अच्छा काम है? सिंह साहब, मैंने देखा है हॉस्पिटल में, अस्पताल में मरी हुई लाश को वेंटिलेटर पे रखा है, मरी हुई लाश को वेंटिलेटर पे रखा है और वेंटिलेटर का किराया लिया जा रहा है। मैंने देखा है अभिषेक साहब, कोरोना में आपको पता है लाख्स एंड करोड़ रुपए लोगों से लूटा गया। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अच्छे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो चंद डॉक्टर्स, पेशेंट का किडनी निकाल के बेचा गया। मरे हुई लाश को वेंटिलेटर पे रख के वेंटिलेटर का किराया लिया जाता है। उससे तो अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं ना यार। वो काम से तो जो हम कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है ना। हम किसी के जीवन में एक नया आशा का किरण लेके जाते हैं। कोई इंसान जो बेरोजगार था उसको रोजगार की तरफ लेके जाते हैं। कोई इंसान जो छोटा सपना देख रहा था उसको बड़ा सपना देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो काम से तो अच्छा ही है ना अपना काम। एक परिवार जो रिस्क में था, एक गैस से हम उसके परिवार को एक सुरक्षित परिवार बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। वो डॉक्टर जो किडनी चुरा के बेच रहा है उससे तो अच्छा ही कर रहे हैं ना हम लोग यार। एक पंक्चर वाला जब पंक्चर की दुकान डाल के बैठता है उसके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? एक पंक्चर वाला जब रोड के साइड में पंक्चर की दुकान डाल के बैठता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है हिमांशु जी? एक पंक्चर वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, लगातार क्या चल रहा है? सर वो सोच रहा होगा कि कब पंचर हो तो फिर आएगा हमारे यहाँ। वही तो प्रभु को यही प्रार्थना कर रहा है, किसी का तो टायर पंक्चर होवे और मेरे पास आए। एक लॉयर क्या सोच रहे हैं? एक लॉयर तो यही सोच रहे किसी का तो डिवोर्स होवे और मेरे को एक केस मिले। यस और यस। दुनिया का हर काम अच्छा है, दुनिया का हर काम अच्छा है। तो पहला सवाल आज खुद को आप आईने के सामने ये पूछो कि ये काम बुरा है तो अच्छा कौन सा है, तो आपको पता चलेगा। इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। और नेस्टी जैसा ईमानदार कंपनी भी
एक पावरफुल कंपनी है, इतना होने के और अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, ये होने के बावजूद भी अगर कोई ग्रोथ ना करे, खुद का ग्रोथ, खुद का प्रोग्रेस ना करे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बोलते हैं ना पाटिल साहब कि 8 नंबर का जूता, अगर अगर आप कोई दुकान में गए जूता लेने के लिए, तो 8 नंबर का जूता पैर में जाता नहीं है और 9 नंबर का ढीला होता है, और 8.5 का तो कंपनी बनाती भी नहीं है। तो फॉल्ट आपके पैर में है। कभी होता, कभी आपने ऐसा अनुभव किया रहेगा, सभी लोगों ने किया रहेगा कि 8 नंबर का जा नहीं रहा है, 9 नंबर का ढीला हो रहा है, और 8.5 का तो कंपनी बनाती भी नहीं है। तो फॉल्ट आपके पैर में है, फॉल्ट आपके पैर में है। तो इतना अच्छा मौका है, इतनी अच्छी कंपनी है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, फिर भी अगर आप तरक्की ना करें, ग्रोथ ना करें, पैसा ना कमाए, तो फॉल्ट आप में है, कंपनी में नहीं है। तो पहला सवाल पूछो, ये काम बुरा है तो अच्छा कौन सा है? तो मुझे तो लगेगा कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट। हम लोग एक अच्छे इंडस्ट्री में आए हैं, अच्छे लोगों के संगत में साथ जुड़े, अच्छे लोगों के साथ में जुड़े हैं, तो हम लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे और सीखेंगे। जो नहीं आता है वो हर बात को हम लोग सीखेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सवाल पूछो, जिंदगी में मेरे सपने, चाहे तो ये सवाल लिख के ले लो अगर आपको पेन है तो। पहला क्या है, ये काम बुरा है तो अच्छा कौन सा है? और ये पूछना जो मैंने बोला 5 सपने लिखने, वो सपने लिखना तब जाके हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। जो बड़ा पत्थर मारना है ना 100 किलो का, 5 सपने लिखना, और सोने से पहले आईने के सामने खड़े होकर 3 सवाल पूछना। दूसरा, जिंदगी में मेरे सपने अगर मैं नहीं पूरा करूंगा तो कौन करेगा? जिंदगी में मेरे सपने अगर मैं खुद नहीं पूरा करूं तो कौन करेगा? पूछो खुद को। और रात कभी 1 बजे 2 बजे बीच में उठ के आपका जो परिवार सोया है उनकी तरफ देखो, इतनी शांति से सोए है आपके बीबी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके पति, आपकी पत्नी, इतने शांति से सोए है बिकॉज उनको पता है कि आप है तो डरने की बात नहीं। आप सभी जरूरतों को और सभी सपनों को भी पूरा करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका परिवार का हर एक सदस्य आपके ऊपर डिपेंड है कि आप परिवार का हर जरूरत और हर सपने को साकार करेंगे। आपको ही करना है। मेरे सपने अगर मैं नहीं पूरा करूंगा तो कौन करेगा? तीसरा सवाल खुद को पूछना है, अभी नहीं करूंगा तो कभी करूंगा। तीसरा सवाल क्या है? अभी नहीं करूंगा तो कभी करूंगा। टाइम पे सब कुछ होना चाहिए बाबा। 70 की उम्र में अगर आपने कार खरीद भी लिया, 70 की उम्र में अगर आपने क्रेटा, फॉर्च्यूनर, ऑडी खरीद भी लिया 70 की उम्र में, क्या करेंगे उसका? 70 की उम्र में, 70 की उम्र में आप खुद वाइब्रेशन मोड पे रहेंगे, है ना? पता है ना वाइब्रेशन मोड। लोग बोलेंगे अंकल आपका गाड़ी वाइब्रेट हो रहा है, आप बोलेंगे गाड़ी नहीं, मैं खुद ही वाइब्रेट हो रहा हूं अंदर। नहीं, गाड़ी चाहिए लेकिन कभी चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 सवाल, पहला ये काम बुरा है तो कौन सा अच्छा है, दूसरा जिंदगी में मेरे सपने अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और तीसरा अब नहीं करूंगा तो मैं कब करूंगा। ये सवाल पूछना। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। जो चंद बातें हम लोगों ने आज की, चाहे इसका रिकॉर्डिंग भी अगर चाहे तो वो जितेंद्र सर से आपसे मिलेगा, बार बार सुनो आज के प्रोग्राम को, चाहे तो एक बार और सुनो उसका रिकॉर्डिंग, आपको पता चलेगा। हम लोगों ने बात किया कि इंडस्ट्री कितना पावरफुल है, कुछ वर्ल्ड फेडरेशन का और फिक्की का भी रिपोर्ट हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने बात किया कोई खेल गंदा नहीं होता है, खिलाड़ी गंदे होते हैं, हम अच्छे खिलाड़ी खेलते रहेंगे। हम लोगों ने बात किया कि 4 ऑप्शन है, पहला 3 गया, चौथा है नेटवर्क मार्केटिंग, वो करेंगे। हम लोगों ने बात किया कोई कंपनी को कैसा चेक करे अच्छा है, तो हम लोगों ने बोला पहला कंपनी का पीपल कैसा है, बाइंडिंग फोर्स है या नहीं, लोगों के बारे में सोचा जा रहा है कि नहीं, वो भी देखा। हम लोगों ने देखा 40 पैसे का टीडीएस भी कोई भर सकता है तो नेस्टी जी कर सकता है। हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने देखा कि
इकोनॉमिकल होना चाहिए, परवडेबल चाहिए, रिपीटेडली लगने वाला चाहिए। उसका 8 चीजों को हम लोगों ने देखा। चाहे तो वापस देख लो आज का मीटिंग को, तो आपको 8 चीज पता चलेगा। हम लोगों ने देखा कि दुनिया का सब पैसा एक जगह पे लाया जाए तो कुछ फायदा नहीं, गरीब वापस गरीब बनेगा, बिकॉज गरीब का सोच ही गरीब जैसा है। हमें अगर अमीर बनना है, खुद के परिवार का अंबानी बनना है, तो अमीर के सोच को पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए जब भी जितेंद्र सर आपको ट्रेनिंग में बुलाएंगे, हर ट्रेनिंग में आएंगे, तो अपने सोच के ऊपर काम होगा। हम लोगों ने देखा, एक 100 किलो का पत्थर उठा के पैर के ऊपर मारना है, एक बड़ा सपना देखना है, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम से ध्यान हट जाएगा। हम लोगों ने देखा 3 सवाल आज खुद को पूछना है। जो चंद बातें मैंने किया, इसके ऊपर अगर आपने अमल किया, तो खुद का परिवार का अंबानी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और नेस्टिज को एक बड़ा कंपनी बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बोलते समय कुछ गड़बड़ हुआ होगा, गलती हुआ होगा, कभी कभी मैं हार्श भाषा का प्रयोग करता हूं, माफ करना। ओके, बिकॉज कभी कभी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, थोड़ा कड़वा लगता है। करेला कड़वा है लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है, तो करेले का जूस समझ के पी लेना। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। ऑल द बेस्ट। मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ वंस अगेन हमारी कंपनी के सीएमडी साहब जितेंद्र शर्मा सर को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो इतनी छोटी कंपनी है और इस कंपनी को आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं है। और हम लोग बहुत अपने आप को गर्व समझते हैं कि हमारी टीम को आप ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप ट्रेनिंग किसी कंपनी का नहीं करते। कंपनी का माइंडसेट वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद ही आप करते हैं सर। तो इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर बहुत जल्दी एक लीडरशिप ट्रेनिंग ऑनलाइन ही किया जाए, क्योंकि हमारी जो टीम है अलग अलग जगहों पे है, सब एक जगह इकट्ठा भी नहीं हो पाएंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग एक लीडरशिप ट्रेनिंग, जो भी लीडर जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, तो सर लीडरशिप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और लीडरशिप की ट्रेनिंग की वजह से ही बिजनेस चलता है। ये बिजनेस माल बेचने का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है। तो एक बहुत जल्दी आप लीडरशिप ट्रेनिंग करने का हम लोगों को कमिटमेंट दीजिए कि जल्दी से जल्दी हम लोग फिर से ऑनलाइन सब लोग मिले। काफी दिनों के बाद आपके दर्शन हुए सर, काफी आपको फोन करने के बाद आपने टाइम दिया, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था। और मैं अपने जितने भी टीम के लोग हैं, जितने भी लोग नेस्टिज को विश्वास करके ज्वाइन किए हैं, मैं इनको समर्पित हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ लोग साथियों कि हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहे, कंपनी के साथ बने रहे, हम लोग बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। हर एक इंसान का यहाँ सपना पूरा होगा जो व्यक्ति नेस्टिज पे विश्वास करके आएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और इसी मिशन और विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू आपको कि हम लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। मैं भी आपसे काफी कुछ सीखता हूँ। तो बहुत जल्दी हम लोग फिर से ऑनलाइन मिलने वाले हैं। इसी के साथ आज की मीटिंग को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 10:51 हो गया, 2 घंटा हो गया। इस मीटिंग को काफी लंबा चला हमारा मीटिंग, लेकिन मुझे लगता है कि काफी अच्छी नॉलेज लोगों को मिला है। और इस नॉलेज के साथ आप मार्केट में उतरिए। जो भी व्यक्ति नए हैं, इस मीटिंग को आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मुझे नेस्टिज में करियर बनाना चाहिए, मुझे नेस्टिज में काम करना चाहिए, नेस्टिज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मुझे डायरेक्टली जानते हैं तो मुझे कॉल करके और मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। फुल हेल्प एंड सपोर्ट आपको मिलेगा सिस्टम के माध्यम से। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हैं। कंपनी आपके साथ है, कदम पे कदम मिला के हम लोग काम करेंगे और पूरे भारत में नेस्टिज का पताका लहराएंगे। इसी के साथ आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं सर। शुभ रात्रि, जय नेस्टिज। थैंक यू वेरी मच सर। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय नेस्टिज।